में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम दिल्ली स्टूडियो से और शरद दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय बाजार के लिए आज सुबह मंगलवार की सुबह संकेत जो हैं बेहतर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन की अगर बात करें करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार की भी ठीक ठाक शुरुआत इस वक्त। और अमेरिकी बाजार में कल वैसे सैटरडे को जो मूडीज के डाउनग्रेड की रिपोर्ट आई थी उस पर अमेरिकी बाजार का एक इम्पैक्ट देखने को मिला था वहां से, लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे तो तस्वीर अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट्स के लिए भी ठीक ठाक ही नजर आ रही है। इस बीच चाइना की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिखे हैं इस पर भी विस्तार से आगे बातचीत होगी, लेकिन बाजार के बड़े ट्रिगर्स सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद एक एक कर बाजार के लिए आज रणनीति क्या होनी चाहिए, विदेशी बाजार संकेत क्या है, सब कुछ जानेंगे। डाउ नीचे से करीब 450 अंक चढ़कर कल बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन जो है करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ, यानी कि कह सकते हैं कि सीधी तौर पर संकेत जो है इस वक्त ग्लोबल सेटअप से ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर बात करें भारतीय बाजार के लिए ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। नतीजों का दौर लास्ट लेग में है जरूर, लेकिन कई सारे नंबर्स आए हैं इंपॉर्टेंट वाले और आज के सत्र में भी वायदा की भी कई सारी कंपनियां और निफ्टी के भी एक कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। कल एक्सचेंजेस पर बाजार बंद होने के बाद बीएल, डीएलएफ, पेट्रोनेट के अच्छे नतीजे आए। इन सारे नंबर्स पर बाजार आज रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। हालांकि पावर ग्रिड के नंबर्स मिले जुले रहे हैं, तो ये सारे नतीजों पर नतीजे कैसे रहे इस पर आगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे उनसे टेक्निकल बातचीत और विस्तार से फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे। हिंडाल्को वैसे तो नोवेलिस के नतीजे आ चुके थे जो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूट करती है कंपनी के रेवेन्यूज में, लेकिन फिर भी हिंडाल्को के नंबर्स पर आज नजर रहेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एनएचपीसी और फोर्टिस के नंबर्स आज आने वाले हैं। ये सारे नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान और नतीजे आ जाने के बाद नंबर्स कैसे हैं सब कुछ ईटी नाउ स्वदेश पर आपको पता चलेगा। और आज एमएनसी शेयर्स खास तौर से फोकस में रहेंगे क्योंकि फॉरेन ओनरशिप नियम जो हैं वो सख्त किए जा रहे हैं, तो इसके चलते एमएनसी स्टॉक्स पर इस पूरे के पूरे सेगमेंट पर खास तौर से नजर रखनी है। शरद गुड मॉर्निंग। वैसे देखा जाए तो इस वक्त मूड माहौल सेटअप जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है भारतीय बाजार के लिए। गुड मॉर्निंग मानसी। ऑफ कोर्स देखा जाए तो आपने सही पकड़ा कि जो ग्लोबल क्यूज है वो रिकवर कर रहे हैं। जो यूएस का जो डाउनग्रेड आया था वो उसको मार्केट रिकवर कर रहा है। खास करके आज आईटी स्टॉक्स को भी थोड़ा नज़र में रख लीजिएगा क्योंकि उसका भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। लेकिन मानसी अभी ग्लोबल क्यूज ओवरऑल क्या है ये ज़रा बताएं। देखिए, विदेशी बाजार से संकेत तो इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भी हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले यूएस के मार्केट्स बीती रात हमने देखा डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसएनपी में मजबूती के साथ पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस जो है वो डाउ जोन्स की तरफ से देखने को मिली। और खास तौर से अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल इन ऑल मूडीज के जो डाउनग्रेड की जो रिपोर्ट आई थी सैटरडे को उसके ठीक बाद हुआ ये है यूएस के मार्केट्स ठीक ठाक कल चले। क्योंकि सारे के सारे एनालिस्ट वहां पर जो है रिसर्च हाउसेस जो उन्होंने कंसेंसस निकाला, उन्होंने ये कहा कि मूडीज ने डाउनग्रेड की रिपोर्ट जरूर दी है यूएस पर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो फंडामेंटल्स हैं काफी सारे अच्छे नजर आ रहे हैं। ओवरऑल सेटअप जो है वहां के बाजार का, वहां की इकोनॉमी का और सेक्टर्स का ठीक है। और इसी सेंटिमेंट के दम पर, इसी कंसेंसस स्टेटस के दम पर जो कि काफी रिसर्च हाउसेस और एनालिस्ट की तरफ से आते हुए दिखे, यूएस के मार्केट्स कल ठीक ठाक काम कर गए। अमेरिकी बाजारों से इस वक्त अच्छे संकेत हैं। डाउ लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ करीब 135 अंकों की मजबूती पर क्लोज होता हुआ दिखा और दिन के निचले स्तर से करीब 450 अंकों की रिकवरी भी देखने को मिली है। नैस्डैक में भी हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस जरूर नजर आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस है ये। सो नैस्डैक में वहां पर भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार में आईटी कंपनीज के लिए आता हुआ दिखेगा। अब आ जाइए एशियाई बाजार की तरफ। देखिए, एशियाई बाजार में बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। करीब 100 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, विच इज इन इटसेल्फ अ पॉजिटिव इंडिकेशन। उम्मीद यही करेंगे कि शुक्रवार को कंसोलिडेशन का फेज चला था, कल जो ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले थे वहां से बाजार आज संभलने की कोशिश करे, क्योंकि 25,000 के लेवल्स को टिकाए रखने की कोशिश लगातार करता हुआ निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी भी इन्हीं लेवल्स के आसपास इस वक्त आपको नजर आएगा। अच्छा, चीन, हांगकांग और जापान के बाजारों में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली है। चीन की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1 साल और 5 साल के लोन प्राइम रेट में कटौती, शरद ये एंटिसिपेटेड था, और ये जो 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती है, 0.1% की कटौती है, उसका इंपैक्ट इनफैक्ट वहां उनकी इकोनॉमी के लिए कहा जा रहा है कि चलिए 7 महीने के बाद ये ब्याज दरों में बदलाव आते हुए दिखे और उनकी इकोनॉमी के लिए ठीक होगा। लेकिन ओवरऑल अगर सेटअप समझने
की कोशिश करेंगे तो समग्रता में वहां पर इतना बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल हो नहीं पाया। अब ये जो रेट कट सिनेरियोज आते हुए दिखे हैं, क्या उससे उनकी इकोनॉमी ठीक होती या नहीं, इस पर खास तौर से नजर रहेगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। सो वहां से कुछ खास डाइजेस्ट नहीं करना है डोमेस्टिक मार्केट्स को, लेकिन ऑल इन ऑल विदेशी बाजार के संकेत ठीक ठाक। कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट को अगर आप देखेंगे, ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील अटकने से और उसकी आशंकाओं से कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं हल्की सी तेजी। ब्रेंट क्रूड जो है $65 से $66 के आसपास। घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल में हल्की फुल्के मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिला है और इसके पीछे की वजह यही है, ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील जो है वो अटकने की संभावनाएं, आशंकाएं आती हुई दिख रही है। हालांकि करेंसी की चाल अगर देखें, कल वॉलेटाइल मूव्स थे। भारतीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए ने शुरुआत मजबूती के साथ की, उसके बाद दिन के दौरान जब हम क्लोजिंग दिखा रहे थे तब करेंसी की चाल में हम देख रहे थे थोड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही थी। तो आज के सत्र में रुपए की ओपनिंग पर फोकस रहेगा। सोने की अगर बात करें, गोल्ड सिल्वर में एक सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर जब वॉलेटिलिटी बाजार में थी तब सोने चांदी की चाल चमक जो है बढ़ती नजर आई थी और वहां से सेटल होते हुए ये, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में वापस से फ्रॉथ जो है बनता हुआ देखने को मिला है, डेवलपमेंट आता हुआ दिखा है, अंडरटोन अगेन बुलिश और काफी हद तक सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो क्लियरली सेफ हेवन की तरफ वापस से जो चमक थी वो अब एक रेंज में आती हुई दिखी। हालांकि अब भी सोने चांदी की चाल पर नजर जरूर रहेगी, बुलियन मार्केट और साथ ही एनर्जी पैक पर खास तौर से नजर रखनी है, लेकिन ऑल इन ऑल सारे के सारे संकेत भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेटअप की तरफ से अगर देखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट फिलहाल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का सत्र कैसा नजर आ सकता है। देखिए, लास्ट वीक जो था वो काफी अच्छा हफ्ता गुजरा। कल की शुरुआत, सोमवार का सेशन जो है हमने देखा कि काफी हद तक शुरुआत में ही पता चला था कि मार्केट जो है वो कुछ हद तक कंसर्न्स झेलेंगे। ऑफ कोर्स मूडीज की वो जो रिपोर्ट थी उसे भी डाइजेस्ट कर रहा था मार्केट, यूएस मार्केट के लिए रिपोर्ट थी, लेकिन उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट था और वन ऑफ द ट्रिगर्स था। उसके अलावा ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था जिसके चलते बाजार को गिरना चाहिए, लेकिन ऑल इन ऑल 25,000 के स्तरों को भी तोड़ा और 24,945 के लेवल्स पर निफ्टी जा पहुंचा। दिन के दौरान शुरुआत कमजोरी के साथ, उसके बाद ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आई। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्शन अच्छा रहा। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े, एफआईएस की अगर बात करें और डीआईएस के डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन आंकड़ों को किस तरह से आकलन करना है, एक बार सबसे पहले अभिषेक से जानते हैं, उनसे समझते हैं। अभिषेक, 13 मई से लेकर 19 मई तक अगर देखेंगे करीब 3 सेशंस ऐसे थे जब एफआईएस की खरीदारी देखने को मिली। कैश की ही अगर बात करें, फ्राइडे सेशन में जो बड़ी खरीदारी का आंकड़ा था, कुछ ब्लॉक्स भी थे जिसके चलते वो कंपेंसेट हो गई थी, लेकिन ऑल इन ऑल स्ट्रैटेजी क्या कहती है? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एफआईएस की तरफ से खरीदारी का जो ट्रेंड है वो कायम है। अब कल जो बिकवाली का आंकड़ा है ना, बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है वो। और नोटिस करने वाली चीज़ कल के सत्र में ये भी थी कि एफआईएस के साथ साथ डीआईएस ने भी थोड़ा सा बेचा है और ये 4 अप्रैल के बाद पहली बार हुआ है कि जब हम एक साथ हमने एफआईएस और डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा देखा है। लेकिन ये कि ये उतने खास नहीं है, बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं। आप देखिए क्या होता है, 526 करोड़ रुपए एफआईएस की तरफ से, कुछ नहीं, डीआईएस ने 238 करोड़ रुपए के आसपास सेलिंग की है, तो इसको लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आंकड़े भी ऐसे कोई नेगेटिव संकेत दे नहीं रहे हैं। आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में करीब 3,700 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है। नेट इंडेक्स ऑप्शंस में तो 937 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। तो ये आंकड़े ठीक हैं। 7 महीने के बाद एफआईएस ने अपना ये जोश दिखाया है और अगर आप इस महीने की बात करें तो आपको ज्यादातर दिनों में खरीदारी के ही आंकड़े दिखेंगे। इसके अलावा अब मार्च में छोटी सी नेट बाइंग आई थी एफआईएस की तरफ से, उसके बाद अप्रैल में छोटी बाइंग आई और अब हमने देखा कि मई में अच्छे से आंकड़े आपको एफआईएस के आते हुए दिखे हैं। 23,257 करोड़ रुपए के आसपास के एफआईएस की तरफ से बाइंग के आंकड़े हैं। लॉन्ग होल्डिंग भी ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो बढ़ने की ही उम्मीद है। देखिए, एफआईएस, जैसे कि हम कल भी कह रहे थे कि एफआईएस को चाहिए क्या, एक स्टेबल मार्केट एनवायरनमेंट चाहिए, पॉलिसीज अच्छी चाहिए, रेट कट का सिनेरियो ताकि इंडस्ट्री को पुश मिले, नतीजे अच्छे चाहिए। ये सारी चीजें भारतीय बाजार में हैं। 3% के आसपास की रिटेल इन्फ्लेशन है, जो लेटेस्ट जो रीडिंग आई थी, ग्रोथ वाला मार्केट है।
तो अगर आप तमाम पैरामीटर पर देखेंगे, अगर आप इसको एक होलसम नजरिए से देखेंगे, तो एफआईज को जो चीजें चाहिए भारतीय बाजार से वो फिलहाल सारी की सारी चीजें हैं, और यही देखकर एफआईज लौटे हैं। उन्होंने काफी कुछ एनालाइज किया होगा ग्लोबली, बाकी बाजारों में भी, और उनको लगा होगा कि नहीं, भारतीय बाजार अभी स्वीट स्पॉट में है, वहां जाना चाहिए। शरद तो रोज डेटा शेयर करते हैं कि कंपनीज के नतीजे कैसे आए। अब निफ्टी के लगभग 45 नंबर्स आ चुके हैं, और उसमें अब एक बड़ा पोर्शन है या तो नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं या फिर उम्मीद के मुताबिक आए हैं। तो ये सारी चीजें एफआईएस का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी हैं। मॉनसून के अच्छे डेटा आए, अर्ली मॉनसून आ रहा है, रेट कट की उम्मीदें आगे भी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहां पर डोमेस्टिकली ग्रोथ को ट्रिगर करेंगी, और निश्चित तौर पर एफआईएस अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो भारतीय बाजार उनके लिए एक अट्रैक्टिव मौका है, और उसको भुनाने की कोशिश भी करेंगे। मानसी जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक। यहाँ पे जो है निफ्टी को लेके जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्या हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स कोई नए लॉन्ग अभी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ी सी आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन या एक वो छोटे वॉलेटाइल एक रेंज में जो है निफ्टी मूव कर रहा है पिछले 2 से 3 सेशन में। कल जो थे ऑफ कोर्स थोड़ी सी गिरावट जरूर आई, लेकिन आप देखिए कि ग्लोबल क्यूज और इवन गिफ्ट निफ्टी देखें, उसमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है और एक रिकवरी आ रही है उसके बाद। तो अब यहाँ से लगता है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है, और कुछ क्या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी आएंगे, कि अभी भी थोड़ी सी कूल ऑफ रहेगी, क्योंकि लास्ट वीक तो बड़ा रैली देखने मिला था अभिषेक। तो करंट लेवल्स पे निफ्टी में मौजूदा क्या रणनीति है, और क्या नए लॉन्ग्स हो सकते हैं? बिल्कुल शरद, देखिए नए लॉन्ग हो सकते हैं। बाजार की जो रैली हुई है पिछले हफ्ते, बहुत सारे लोग शरद में पार्टिसिपेट कर नहीं पाए, वो एनालाइज ही करते रह गए कि करना क्या है, और उस बीच में हुआ ये कि 24,000 वाला निफ्टी हो गया 25,000 का। तो ये फुमो वाली फीलिंग भी बाजार में है। बहुत सारे लोग हैं जो साइडलाइन पर बैठे हैं, पैसे लगाना चाहते हैं। तेजी की अगर हम बात कर लें, अगर हम ब्रॉडर पिक्चर की बात करें, तो अभी म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारा कैश है। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा आ रहा है कि एमएफ्स के पास है, तो डिप्लॉय करेंगे, और शायद जो तेजी आएगी इसको राइड करने की कोशिश करेंगे ये ट्रेडर और इन्वेस्टर। 1000 पॉइंट तो शायद बहुत लोगों से छूटा होगा, बहुत लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा, लेकिन तेजी का जो मोमेंटम है उसमें कोई डेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं जरा ग्लोबल मार्केट से लिंक करके बता देता हूं, जो मानसी ने समराइज किया कि आज आपको सेक्टर पर कहां पर नजर रखना है। देखिए, नेस्डेक में रिकवरी आई है। आज आईटी शेयर थोड़े से जो कल लैकलस्टर थे, आज हो सकता है कि थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट दें। 2 पिलर्स हैं, एक बैंकिंग है, बड़ा ज्यादा है वो, आईटी के मुकाबले करीब 3 गुना वेटेज है बैंकिंग का। तो आईटी में आज थोड़ी तेजी लौटेगी। और दूसरी चीज, जो चाइना ने ये जो लोन प्राइम रेट में जो कटौती की है 10 बेसिस पॉइंट की, है क्या कि वहां इकोनॉमी को दिशा देने वाला जो सेक्टर है वो है रियल एस्टेट का। मतलब सुन के आश्चर्य होता है, पहली बार में यकीन नहीं होता है कि जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन है चाइना के रियल एस्टेट का वहां की जीडीपी में। तो आज हो सकता है कि फिर से जो मेटल वाले शेयर हैं, चूंकि चाइना मेटल का बड़ा कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी है, तो आज मेटल में थोड़ा मूव बन सकता है। थोड़े सिक्लिकल इन नेचर है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये चीज रही। निफ्टी की अगर हम बात करें अगर शरद, तो आज देखिए गिफ्ट निफ्टी भी करीब 100 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। तेजी का मोमेंटम है उसमें कोई डेंट नहीं हुआ है। 2 दिन की कमजोरी हाँ जरूर हुई है, लेकिन छोटी छोटी हुई है। जिस हिसाब से बाजार चला उस हिसाब से कमजोरी कुछ नहीं है। मतलब हम 25,000 के ऊपर निकल गए थे और अभी भी 24,900 के ऊपर टिके हुए हैं। तो 24,900 ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर इसको टिका कर रखा है बाजार ने तो ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो 24,700 से 800 की रेंज में निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। यहां से अगर हम ऊपर की बात करें, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो 25,100 और 25,200 ये रेंज मुझे लगता है कि यहां पर जाके थोड़ा सा बाजार फंस सकता है। मैं ऑप्शंस के मैं डेटा के एनालाइज कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर थोड़ा फंसेगा। लेकिन अगर 25,200 के पार निकलता है तो 25,500 तक बाजार में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉब्लम है जो बाजार में कल हमने देखी, इंडिया विक्स में करीब 4.5% के आसपास का हमने उछाल देखा था। इंडिया विक्स में गिरावट होना थोड़ा जरूरी है और शायद वो आज गिरावट आप देखेंगे भी। कल 17.25 के आसपास का इंडिया विक्स था। 16 के अगर नीचे आता है इंडिया विक्स, 15 के अगर करीब आ जाता है तो बाजार को भरोसा थोड़ा सा और हो जाएगा कि नहीं, वोलेटिलिटी या फिर फियर थोड़ी दूर हो रही है और यहां से चलने के लिए एक सेटअप फिर से तैयार हो जाएगा। ऑल इन ऑल कोई ऐसे तनाव नहीं है बाजार के लिए, कोई ऐसे पेन पॉइंट भी बाजार में फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। तो उम्मीद करके ये चलेंगे कि आज ये जो 100 अंकों पर जो गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, ये तेजी का फिर से आज बाजार में कंटिन्यूएशन हो। करना आपको यह है कि अब डिप्स का वेट करना है।
कोई भी साइजेबल अगर गिरावट अगर आ जाती है 150 से 200 पॉइंट के आसपास की, तो एंट्री करने के लिए आपको बाजार में तैयार रहना चाहिए। यहां से जो अब ट्रिगर्स आएंगे वो मान के चलिए कि ज्यादातर अब पॉजिटिव साइड के ही आएंगे। नेगेटिव ट्रिगर्स आने की बाजार में शॉर्ट टर्म में या फिर अगले 2-3 महीने की अगर हम बात कर लें तो उसके आसार बेहद बेहद कम है। तो निफ्टी के लिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए शरद। ये बात तो बिल्कुल तय है, शॉर्ट टर्म टेक्सचर जो है बाजार का पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक हाथ दो चीजें हैं, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन वहां से भी ऑल इन ऑल रिजल्ट का खाका भी समझने की कोशिश करेंगे, क्रक्स निकालने की कोशिश करेंगे। कई सारे सेक्टर्स हैं जहां से नतीजे अच्छे आते हुए दिखे, हालांकि मिक्स बैग जरूर कहेंगे क्योंकि काफी सेक्टर से कंसर्न्स भी रही हैं, लेकिन फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स कंफर्ट लेवल्स पर अगर पहुंच जाता है, कल के सत्र में एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी एडवांसेस का पलड़ा भारी जरूर देखने को मिला था। अब इंडिया विक्स के स्पाइक्स अगर कम हो जाते हैं तो भारतीय बाजार के लिए एक और पॉजिटिव हो जाएगा। कल के सत्र में ही प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पर देखने को जरूर मिली, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे कि इनफैक्ट पिछले हफ्ते अभिषेक जिस तरह की मजबूती देखने को मिली थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही थी लोगों को, तो ये कमजोरी या ये करेक्शन जो है ये तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की स्थिति कल बेहतर नजर आई। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल से जुड़े कई सारे स्टॉक्स भी थे जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। वैसे परफॉर्मर्स मिड कैप स्मॉल कैप रहे, लेकिन बेंचमार्क्स की ही अगर बात करें, अगर 55,500 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी दिखा देता तो फिर और ज्यादा सेंटिमेंट्स बूस्टअप हो जाते। हालांकि 55,420 के इर्द गिर्द क्लोज जरूर हुआ। निश्चित तौर पर मानसी, देखिए आप जो कह रही नहीं, फोमो वाली फीलिंग वो आ रही है, आनी भी चाहिए। एक साथ ऐसा लगा कि नहीं, कई सारे ट्रिगर्स अच्छे हो गए दरअसल, जिनको लेकर लोगों के मन में चिंता थी। लोगों के मन में चिंता थी कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच में ये वॉर जो है एस्केलेट होगा। किसी उम्मीद थी कि नहीं अचानक से अमेरिका और चाइना नेगोशिएट करने के लिए ओवर द वीकेंड बैठेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और वहां से खबरें ये आएंगी कि नहीं दोनों देशों ने जो 145%, 125% टैरिफ है उसको हटा के कर देंगे 30% और 10%। तो ये बड़े ट्रिगर्स हैं, इन्हीं चीजों को चलते तो मूड खराब ही हुआ था। अमेरिका में जो मंदी की बातें हो रही थी वो नहीं चलते हो रही थी, तो अचानक से ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी ट्रिगर्स अच्छे हुए और उसके चलते बाजार ने ये तेज रफ्तार दिखाई है। अब ये फोमो वाली फीलिंग है, आगे रहेगी भी, और अब मतलब लोगों को भूलना चाहिए। ठीक है, भूल जाइए कि नहीं 24,000 पर आपने बाजार में लिया या नहीं लिया, आपने पोजीशन बनाई या नहीं बनाई। अगर स्ट्रेंथ अभी भी है और जो कि स्ट्रेंथ दिख रही है, आपको इस स्ट्रेंथ के हिसाब से जाना चाहिए। अब नतीजों का सीजन चल रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए निश्चित तौर पर आ ही रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल आपका सही कहना है कि कल अच्छी क्लोजिंग हमने देखी है। हालांकि 55,000 अगर साइकोलॉजिकल 55,500 हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है, बावजूद उसकी क्लोजिंग ठीक ठाक रही है। कल थोड़ा डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक कल मजबूत रहा है, आईसीसी बैंक थोड़ा सा कमजोर रहा है, तो ये डाइवर्जेंस रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो मजबूती निफ्टी बैंक में हमें दिखी है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। रिकॉर्ड हाई का लेवल है 56,098, वहां से निफ्टी बैंक बहुत मुश्किल 1.25% के आसपास की दूरी पर है। तो यहां से अब जो सपोर्ट्स के लेवल है वो काफी ऊपर आ गए हैं। से अब 55,100 से लेकर 55,000 की रेंज में मुझे लगता है कि वो प्रोटेक्टेड है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा वहां तक गिर सकता है निफ्टी बैंक में। अगर देखिए एक सर्टेन डिग्री की अनिश्चितता तो बाजार में हमेशा रहती है, कुछ अगर आ जाता है तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज वहां तक सुरक्षित लग रहा है फिलहाल। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 55,800 पर छोटा सा हर्डल है, लेकिन 56,000 का रास्ता फिलहाल साफ है। तो मोटा मोटी ये 1,000 पॉइंट के आसपास की रेंज बाजार में फिलहाल दिखाई दे रही है। और रणनीति निफ्टी बैंक में भी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। दोनों इंडेक्स में मौका अगर मिलता है, अगर कोई गिरावट आती है, कोई झटका अगर लगता है, तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच के साथ ही बाजार में ट्रेड करने की सलाह है। ओवरऑल सेटअप जो है इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहा है। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे,
कल के सत्र में भी जब बाजार में कमजोरी का रुझान था, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो कॉल्स आ रही थी वो खरीदारी की ही आ रही थी। यह अपने आप में एक संकेत है कि बाजार आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंट्री लेवल ढूंढने की। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बात करें, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बेंचमार्क्स में अगर कंपैरिजन करने जाएंगे, बैंक निफ्टी की स्थिति जो है बेहतर है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है इनफैक्ट निफ्टी के सामने। 55,500 इन लेवल का इंतजार करेंगे। आज इंडिकेशन पॉजिटिव है, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 100 अंकों की मजबूती है। अगर बैंक निफ्टी में 55,500 के लेवल्स दिख जाएं तो उसके बाद 55,700 का भी रास्ता खुलेगा और 56,000 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। लेकिन बाजार खुलने के साथ साथ सेंटिमेंट्स कितना डेवलप होते हैं, इस पर खास तौर से मैं नजर रखनी होगी। सेंटिमेंट्स लेकिन नतीजों के दम पर डेवलप जरूर हुए हैं। खबरें इनफैक्ट कल जब हम इवनिंग में बातचीत भी कर रहे थे, हमारी कॉल एडिटोरियल कॉल भी चला रहे थे, तब भी थी कि खबरें कम हैं लेकिन नतीजे ढेर सारे हैं। ऑफ कोर्स लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट्स में जरूर हैं हम, लेकिन डिफेंस सेक्टर जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहा था, वो कल मानो एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा था। या यूं कह सकते हैं कि जो लगातार बढ़ने का सिलसिला था डिफेंस कंपनियों का, कल के सत्र में एक ब्रीदर छोटा सा डिफेंस कंपनियों ने जरूर लिया था। और इसे हम एंट्री अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या तो फिर एक छोटा सा ब्रेक या ब्रीदर भी कह सकते हैं। इसी तर्ज पर एक डिफेंस कंपनी का नतीजे भी आए, नंबर्स अच्छे रहे। और डिफेंस के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर भी ये एक ऐसा पॉकेट है जो कि स्लोली एंड इवेंचुअली छुपे रुस्तम की तरह आगे बढ़ रहा है। हर सेशन में रियल एस्टेट सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस हम देखते हैं। और कल तो इनफैक्ट शायद लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में जो महाराष्ट्र रियल एस्टेट के लिए कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट्स आना शुरू हुई, उसने भी इम्पैक्ट किया। रिजल्ट बैक्ड एक्शन और उसके बाद खबरें भी जानेंगे। जी बिल्कुल, रिजल्ट्स में मानसी आप सही बोले कि हम फैग एंड द सीजन में हैं, लेकिन देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप सरप्राइज देता है। Absolutely. ये सब स्टॉक्स में आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है और रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन अल्फा वहाँ ज़्यादा बनता है। निफ्टी के भी कंपनीज की बात कर लेते हैं। अगर शुरुआत में बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स बीएल की बात करें तो डिफेंस में आपने कहा था एक पॉज आया है। Yes. तो ये पॉज जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि नंबर जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप इस एक्शन लेते हैं इस पॉज में तो आपको बेनिफिट आता है, प्रॉफिट आता है। तो बीएल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सारे पैरामीटर्स को बीट किया है, ऑर्डर बुक में भी स्ट्रेंथ आया है और नेट जो है नंबर्स देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। मार्जिन्स लगभग 407 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो बीएल पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। पावर ग्रिड एक टाइप से रेगुलराइज बिजनेस है, रेगुलेटेड बिजनेस है, तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जो हमारे अनुमान थे उसके अनुमान के मुताबिक ही जो है नंबर्स देखने मिले। लेकिन याद रखिए जो पावर सेगमेंट होता है या पावर एंसिलरी सेगमेंट होता है उनका Q1 FY26 नंबर्स थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स देखें अबव नॉर्मल समर भी देखने मिला है। तो ये बेनिफिट्स जो है जो आंकड़े पे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट पे फर्स्ट क्वार्टर का नंबर्स देखिएगा आप। लेकिन ये तो निफ्टी के 2 अर्निंग्स हो गए, लेकिन इसके अलावा कौन सा अर्निंग्स रहेंगे जिस पे हमारी फोकस रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप में, और कुछ वायदे बाजार के भी स्टॉक है। सबसे पहले मैंने पीआई इंडस्ट्रीज को लिया है। नंबर्स तो थोड़े वीक लग रहे हैं आपको स्क्रीन पे, लेकिन नंबर्स के अलावा एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और गाइडेंस जो है यहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। तो इसको इसलिए मैंने इसे मिले जुले नतीजे का जो है पद दिया है। और इंटरेस्टिंगली मैं बता दूँ कि जो आपका मानसून सीज़न है वो ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले आ रहा है, 5 से 6 दिन पहले आ रहा है। तो सारे एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, इन सारे स्टॉक्स के लिस्ट को जो है हम आपको बार बार बताते रहेंगे, रिवाइज करवाएंगे। लेकिन इन स्टॉक्स और थीम पे ज़रूर फोकस रखेगा। इनका जो है साल में 2 या 3 बार ही मूवमेंट होता है और ये महीने में जो है मूवमेंट हिस्टोरिकली देखा गया है। एनएलसी इंडिया के भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, ऑपरेशनल पैरामीटर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो इसमें भी देख सकते हैं। बट ऑफकोर्स इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है, तो वन ऑफ जो है अर्निंग स्पेसिफिक जो है यहाँ पे मूवमेंट आता है। करूर वैसा बैंक, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है, पैट में भी इंप्रूवमेंट आया। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट आई है सिक्वेंशियली। पेट्रोनेट एलएनजी एक और स्टॉक लिया मैंने। यहाँ पे जो है खास करके एबिडा मार्जिन देखिएगा, रेवेन्यू तो फ्लैटिश है लेकिन एबिडा मार्जिन 208 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली भागा है। तो ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पेट्रोनेट के लिए आया है। और मानसी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि रियलिटी सेगमेंट जो है एक छुपा रुस्तम है और सच बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। क्या पता एक रियलिटी जो है एक अपसाइकिल एक लॉन्ग टर्म के लिए भी देखे पड़े। डीएलएफ की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 47% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स थोड़ी सी गिरी ज़रूर है, बट इन कंपनीज के जो है लार्जली मार्जिन्स नहीं देखे जाते। ओवरऑल पैट, रेवेन्यू, ये नंबर्स ज़्यादा देखा जाता है। तो डीएलएफ के नतीजे जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं। और एक बार जो है एक रिवाइज करवा देते हैं दर्शकों को, हमारा पूरा अर्निंग्स का जो प्लेट है उस पर नज़र डाल देते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार हमारी अर्निंग्स प्लेट को एक बार फायर करिएगा।
यहाँ पे देखेंगे हमारी सारी जो अर्निंग्स है, आप सिर्फ 30 सेकंड में पूरा चीज़ देख सकते हो, आपको मेरा 3 मिनट का भाषण भी नहीं सुनना होगा। अगर बात करें तो BEL, पेट्रोनेट LNG, DLF, रेडिंगटन अच्छे नतीजे आए हैं। मिले जुले की बात करें तो PI इंडस्ट्रीज है, लेकिन एक ही मात्र स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनी है जो कमज़ोर नतीजे आए हैं, वो है JK पेपर। बाकी सब देखिए मिले जुले आए हैं या अच्छे नतीजे आए हैं। तो मैं आपको मानसी आपको बताया भी था कि जो ब्रॉडर इंडिसेस के नंबर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्गर साइड पे जा रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे गुजरात गैस, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जो है क्वेस्ट कॉर्प भी आ चुका है। तो ये जो है चौथे तिमाही के नतीजे हैं। पूरा अपडेट आपको जो है उस स्क्रीन पे आ गया, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और फोटो ले सकते हैं। बिल्कुल, रिजल्ट का ये कार्ड तो इनफैक्ट नोट डाउन करने के लिए है शरद, लेकिन आपकी बात भी सुनना बेहद अच्छा लगता है हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि डीप डाइव कर आप बताते हैं। जैसे BEL के लिए, DLF के लिए आपने लगातार बताया कि किस तरह से नतीजे अच्छे हैं और इसको वर्कआउट किया जा सकता है। चलिए नतीजों पर बातचीत होगी। और रियल एस्टेट के लिए अपसाइकल, ये शब्द वापस सुनकर अच्छा लगा। रियल एस्टेट सेक्टर की अपसाइकल की बातें हम लगातार करते रहते थे पिछले कुछ क्वार्टर से, वहां पर हमने देखा चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन अब वापस से अपसाइकल का ट्रेंड शायद लौटता हुआ दिखे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। हमारी पैनल पर लगातार बाजार के जाने माने दिग्गज जुड़ते हैं और आपको बाजार पर उनकी एनालिसिस, उनकी रणनीति बताते हैं। इसी कड़ी में जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। कल के सत्र में हमने देखा टेक्निकली एक म्यूटेड ओपन देखने को मिला, उसके बाद लिटरली सेलिंग प्रेशर ड्यूरिंग द एंटायर सेशन बाजार ने विटनेस किया। अभी थोड़ी देर पहले लेवल्स की हम बात कर रहे थे, 24,800 के लेवल्स जब तक डटे हुए हैं निफ्टी के लिए, एटलीस्ट अंडरटोन कह सकते हैं ठीक ठाक नजर आएगी। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने कल ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई थी। आपकी रीडिंग मार्केट्स पर क्या कहती है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जैसे आपने बताया कि कल का जो एक सेशन था वो म्यूटेड था। डेफिनेटली एक इतने अच्छे मूव के बाद मार्केट कभी भी एक वर्टिकल रैली के अंदर नहीं बढ़ता है, तो प्राइस पॉज या तो फिर टाइम करेक्शन हैज टू बी देयर। अब ओवरऑल चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो 24,500 से 24,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मार्केट ने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल को क्रॉस करके अभी 25,000 के आसपास कहीं ना कहीं हावर कर रहा है। अब 25,000 के आसपास भी आप देखोगे तो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर 25,000 के ऊपर मैक्सिमम कॉल राइटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रेशर के अंदर कोई भी गिरावट आती है 24,900 से 24,800 के बीच, मुझे लग रहा है कि एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग करना चाहिए और एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 24,800 के नीचे रहेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से आपको 24,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और कोई भी गिरावट 24,500 तक आती है तो आपके लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर मैं बात करूं मई मंथ या तो जून मंथ की एक्सपायरी, तो यहाँ से 1.5 महीने तक का अगर हम व्यू के डिस्कशन करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है कि 24,500 एक इन्वेस्टर स्टॉप लॉस है 1 से 1.5 महीने के लिए। और 1 से 1.5 महीने में आप ऊपर में 25,500 से 25,800 जो डेली गैप के ऊपर, निफ्टी के गैप चार्ट के ऊपर एक गैप क्रिएटेड है, तो एटलीस्ट 25,500 25,700 आपको जून एंड तक देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें स्ट्रांगली बिलीव है। तो कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करना चाहिए। इन्वेस्टर स्टॉप लॉस जैसे हमने बताया 24,500, ट्रेडर स्टॉप लॉस 24,800। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया है। अब हालांकि हो क्या रहा है कि निफ्टी के अंदर IT, FMCG, फार्मा पर्टिकुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया। 47,000 के आसपास जो बैंक निफ्टी थी वो आज 55,000 के आसपास चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 56,000 है। जैसे 56,000 क्रॉस करेगा वहां से वो 58,000 तक भी जा सकता है, जो हमें लग रहा है कि जून एंड तक एटलीस्ट 57-58,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस लेवल आने तक हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 54,000 का है। तो अगेन समराइजिंग द बैंक निफ्टी 54,000 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स कीजिए और जून एंड तक आपको 57-58,000 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी। तो 1.5 महीने के आसपास का व्यू आपको दे दिया किरण जी ने। 25,500 की टारगेट निफ्टी पर, 25,700 उसके बाद और 24,500 का स्टॉप लॉस। और निफ्टी बैंक के लिए 54,000 का एक तगड़ा वाला स्टॉप लॉस है। 57,000 58,000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। किरण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना मैम, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए। आप एक बार जरा, ये तो थोड़ा लंबा व्यू हो गया रचना जी, आप जरा बताइए कि आज क्या करना है। आज 100 पॉइंट के गैप के साथ अगर निफ्टी खुले तो लेना है क्या, इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरी चीज बताइए कि ट्रेड के लिहाज से आपको आकर्षक मौके आज के बाजार में कहां दिख रहे हैं।
जी गुड मॉर्निंग। यस, यहाँ पे हम अगर 100 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ हम निफ्टी फ्यूचर्स पे करीब करीब 24,975 के आसपास बंद हुए थे। तो हम यहाँ से सीधा 25,050 के ऊपर खुलेंगे। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज होगी हमारे लिए इंट्राडे के हिसाब से भी। एंड 25,050 अगर हम क्रॉस कर देते ओपनिंग में तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से 25,250 एंड 25,350 की तरफ जाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि वो 200-300 पॉइंट का मूव हम एक दिन में लेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी का जो एक दौर है जो नियर टर्म में बना हुआ है, जिसके बाद हमने 2 दिन से थोड़ा सा कंसोलिडेशन पुलबैक देखा था, वो फिर खत्म होना चाहिए। एंड हम ऊपर की साइड पे एक स्विंग देने चाहिए जिसका फर्स्ट टारगेट 25,200, फिर 250 और फिर 350 लगा सकते हैं फ्यूचर्स पे। और ये चीज फिर कल का जो हमारा लो है विच इज अराउंड 24,975, वो जब तक सस्टेन रहेगा तब तक ये अपस्विंग की उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। और साथ में कॉल भी बता दो। शेयर बता दीजिए अपने। हेलो, आई कांट हियर यू। रचना जी प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू करो ना। बिल्कुल, continue मेरी करिए, कॉल्स मैम। में जो मैं बात करना चाहूंगी उसमें एक रहेगा भारतीय एयरटेल का फ्यूचर्स। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में पिछले 2-1 दिन से अच्छी खासी कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन हो रही है और हम इसको कंडीशनली बाय करेंगे। अगर ये काउंटर आज ओपनिंग के 10-15 मिनट के अंदर अंदर 1830 क्रॉस करेगा, 1830 फ्यूचर्स पे क्रॉस करेगा, तो हम इसको बाय करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 1850 एंड हम एसएल लगाएंगे 1820 पे। तो 10 रुपए के एसएल के साथ 20 रुपीज का हमारा पहला टारगेट होगा। 1850 अगर निकल गया तो 1860 का सेकंड टारगेट भी बना सकते हैं, बट बाइंग तभी होगी जब ये 1830 क्रॉस करेगा पहली 10-15 मिनट में। और उसके अलावा जो दूसरा काउंटर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी दैट वुड बी डीएलएफ। डीएलएफ में अभी हम फ्यूचर्स पे 738 के करीब खड़े हुए हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक अपस्विंग बन सकता है जो इस काउंटर को 745, 50 एंड 60 तक लेके जा सकता है फ्यूचर्स पे। तो हम यहाँ पे 730 का ऐसा लगा के डीएलएफ के फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करेंगे। 745 का पहला टारगेट और 55 का एंड 60 का सेकंड एंड थर्ड टारगेट लगा सकते हैं। बिल्कुल, डीएलएफ के फ्यूचर्स पे जो है नज़र रखेंगे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, गाइडेंस और लॉन्चेस पे जो है बाजार की आगे नज़र रहेगी। लेकिन किरण सर, पिक्स क्या होंगे आपके टेक्निकल, ज़रा बताएं। सो टेक्निकल पिक्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, जैसे आपने बताया था कि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वैसे ही टेक्निकली आप देखोगे तो काफी सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट या तो एक रिवर्सल ट्रेंड के आसपास अवेलेबल है, जो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकते हैं। तो दो पिक है हमारे, पहला यूनोमिंडा। यूनोमिंडा का आप चार्ट देखोगे तो स्ट्रक्चरली एक डाउनफॉल के अंदर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक में 1200 तक के हाई बने थे, उसके बाद आपने देखा होगा कि 770, 780 तक के लो बनाए। अब वहां से जो रिकवरी आई है, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट है। सो मल्टीपल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं यूनोमिंडा के ऊपर। 1000 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 1050 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यूनोमिंडा के ऊपर। दूसरा जो स्टॉक है वो ट्रेंट है, मार्केट का हालांकि फेवरेट स्टॉक रहा है। काफी अच्छे रिटर्न्स देने के बाद हमने देखा कि करीबन 9000 से कंटिन्यूअस स्टॉक फॉल होते होते 46-4500 यानी कि 50% करेक्शन हो चुका है। अब करंट मार्केट प्राइस से आप देखोगे तो जो 4600 4500 से रिकवरी आई थी वहां से 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपनी 100 दिनों की मूविंग एवरेज के क्लस्टर रेजिस्टेंस के आसपास, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर आ रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न जो है वो पैन आउट हो रहा है। तो अगर आज के सत्र में 5550 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 1 से 2 दिन में आप 5650 तक के टारगेट देख पाओगे और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 5500 का मेंटेन करना है। तो ट्रेंड एंड यूनोमिंडा हमारी तरफ से बाय कॉल। साथ ही ट्रेंड, 2 कॉल्स खरीदारी की किरण जी की तरफ से और 2 कॉल्स रचना जी की तरफ से भी आती हुई, और ट्रेडिंग आइडियाज़ में भी खरीदारी के मौके और इंडेक्स स्पेसिफिक भी पॉजिटिव कन्विक्शन बाजार पर इस सुबह नज़र आ रहा है। निफ्टी में आज इम्पॉर्टेंट नतीजों की अगर बात करें
हिंडाल्को एक कंपनी के नंबर आने वाले हैं, लेकिन वायदा बाजार में नंबर्स हैं और कैश मार्केट की नंबर्स की लिस्ट भी लंबी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ और एनएचपीसी जैसी कंपनियां हैं जिसके नंबर्स पर फोकस रहेगा। नंबर से ठीक पहले इन सारे स्टॉक्स के रिएक्शन पर भी बातचीत होगी और साथ ही नंबर्स आने पर हम आपको बताएंगे नतीजे कैसे हैं। लगातार हर मिनट जैसे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स का सारा डेटा आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, जैसे कि हम बता रहे थे कि खबरों के दम पर एक्शन कम नजर आए, बिकॉज रिजल्ट बैक्ड एक्शन ढेर सारा है। आज के सत्र में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन खबरें हैं और वो जितनी भी खबरें हैं शरद के पास है। शरद बताइए, कम ही है लेकिन खबरों वाले शेयर्स क्या होंगे? जी बिल्कुल मानसी, ऑफ कोर्स न्यूज स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक तो एक ही खबर है, लेकिन थीमेटिक स्पेसिफिक 2-3 अच्छे खबर है, तो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले अशोक लीलैंड, यहाँ पे बोर्ड मीट होने वाली है मई 23 को। यहाँ पे बोनस इशू पे जो है नजर रहने वाली है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही एमएनसी स्टॉक्स पे जो है नजर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत प्लान कर रहा है कि स्ट्रिक्टर रूल्स आ सकते हैं जो कंपनीज है जिनके फॉरेन ओनरशिप हैं। अब ऑफकोर्स इसके डिटेल जो है एनालिसिस तो हम दिन में बताएंगे आपको, लेकिन याद रखिए जो एमएनसी स्टॉक्स होते हैं उसका बाय डेफिनेशन होता है कि जो फॉरेन ओनरशिप जो 50% से ज़्यादा हो। इंटरेस्टिंगली एक निफ्टी एमएनसी इंडेक्स भी है जिसको हम ट्रैक करते हैं, तो खासकर कि सीमेंस, कैस्ट्रॉल इंडिया, इन सारे स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आज ज़रूर है। लेकिन मेटल स्टॉक्स के बारे में बात हो रही थी, थोड़ी देर पहले अभिषेक ने भी कहा था कि चाइना के जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स है पहली बार घट रहे 7 महीने में, और उसके जो 1 साल के प्राइम लोन रेट्स होते हैं वो 100 बेसिस पॉइंट्स गिर रहे हैं 3% पे, और 5 साल के लोन प्राइम रेट्स में भी जो गिरावट 100 बेसिस पॉइंट्स का है। नेट जो है ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। और आखिर में जो है आईटी स्टॉक्स पे भी नज़र रखेंगे। अब इस पे यहाँ पे नाज़दाक की एक अच्छी रिकवरी हुई है और एक्सपेक्टेशंस है कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। तो ये 4 अहम जो थीम्स है या स्टॉक्स है, इन पे आपकी नज़र ज़्यादा होना चाहिए, इन ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या इस ग्रुप ऑफ स्टॉक जो आपका आप कहेंगे कि ये जो स्टॉक है अशोक लीलैंड, इन पे जो है हमारी नज़र रहेगी। अर्निंग्स इम्पैक्ट ऑफकोर्स 80 से 90% आज इम्पैक्ट एनालिसिस हमको देगा। तो इम्पोर्टेंटली जो है यही सवाल मेरे को पूछना है रचना मैम से, खास करके मेटल स्पेस में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। कल हमने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्लेयर्स को भी देखा मूव किए थे, क्योंकि एक जापान की कंपनी ने जो है अपना क्लोजर किया था। लेकिन अब अगर मेटल स्पेस पे बात करें तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लगते हैं जहाँ पे टेक्निकली जो है यहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं? रचना मैम जी, यहाँ पे पहले तो अगर टाटा स्टील की स्पेसिफिक बात करें तो टाटा स्टील में भी स्पेस अवेलेबल है अपसाइड में जाने के लिए, और टाटा स्टील में करीब 3 दिन का अच्छा खासा टाइट सा कंसोलिडेशन भी हो रखा है। दिस पर्टिकुलर काउंटर जो है ये पॉजिटिव दोबारा से तब लगने लगेगा जब ये 158.5 को क्रॉस करेगा, और 158.5 को क्रॉस करते ही ये नियर टर्म के हिसाब से, एक्सट्रीम नियर टर्म के हिसाब से 160-62 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 to 3 रुपीस का स्विंग बहुत होता है, फ्यूचर्स में इसका लॉट साइज काफी बड़ा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे एक अपस्विंग पॉसिबल है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड दूसरा काउंटर जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि एक अपस्विंग पॉसिबल है, दैट कुड बी नेशनल एल्यूमिनियम, और इवन एपीएल अपोलो में भी एक स्विंग की पॉसिबिलिटी है। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें अगर पहले तो 181.9 पे खड़े हैं हम यहाँ पे, एंड ये 192-93 तक जा सकता है इन 2 वीक्स 3 वीक्स ऑफ टाइम। तो एक डिलीवरी वाला शॉर्ट टर्म का स्विंग प्ले करना हो तो यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है। और इसके अलावा हिंडाल्को वगैरह में 658 पे खड़े हैं हिंडाल्को में। इसमें कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अभी इसने 200 पीरियड एवरेज को क्रॉस करा है, तो यहाँ पे भी 670 तक जाने का नियर टर्म के हिसाब से चांस है, मतलब 10 to 12 रुपीस का अपस्विंग यहाँ पे भी नियर टर्म में बन सकता है। हिंडाल्को खास करके आज उनके नतीजे भी आने वाले हैं, बट लार्जली नोवेलिस के नतीजे जो है आ चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंटली टाटा स्टील पे रचना मैम ने बात की थी, तो कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के जो उनके जो ग्लोबल आर्म्स है वहाँ पे हो रही है, और ये जो है मार्केट को पॉजिटिव लग रहा है, और इंटरेस्टिंगली वैल्यूएशंस भी जो है थोड़े फेवरेबल साइड में है। लेकिन चलिए आईटी स्टॉक्स पे भी मैं बात कर रहा था, और कल जो था हमने देखा था कि आईटी स्टॉक्स में जो है सेलिंग आई थी, वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल लूजर्स था कल के ट्रेड में, और उसका जो इम्पैक्ट था ऑफकोर्स नाज़दाक की गिरावट आई थी उसके कारण हुआ था। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नाज़दाक की एक रिकवरी देखने मिली है। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे सवाल उठता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है? और किरण जी, अगर हम बिग टेक स्टॉक्स के बारे में बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो,
तो यहाँ पे क्या एक टाइप से छोटा सा पुल बैक रैली आ सकता है एटलीस्ट स्टार्टिंग 1 आवर ऑफ सेशन में? क्या आपकी राय रहेगी इसमें किरण? सो ओवरऑल आईटी के अंदर हम डेफिनेटली काफी सारे बुलिश है। हमने आगे भी डिस्कस किया था आईटी इंडेक्स के ऊपर कि वहां पे एक मेजर रिवर्सल पैटर्न हमें आईटी इंडेक्स के ऊपर देखने को मिल रही है, और एक फैक्टरल भी है कि जब भी आईटी इंडेक्स 30-35% करेक्शन होता है उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आती है। पर्टिकुलरली वापस में अगर आईटी इंडेक्स की बात करूँ तो 37,500 के आसपास सस्टेन्ड है, एक रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और जब तक ये इंडेक्स अब 36,500 के ऊपर है, यहाँ और भी अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें लग रहा है कि जो दिग्गज कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो ये ज्यादा परफॉर्म करनी चाहिए। सो हमारा फेवरेट पिक जो रहेगा वो इन्फोसिस रहेगा। इन्फोसिस हमने हालांकि 1450 1400 के आसपास आपके चैनल के ऊपर ही डिस्कस किया था, उसके बाद 1600 तक के टारगेट्स हमारे अचीव हुए। अब 1560 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई भी गिरावट यहाँ पे आती है 1540 1530 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। अब 1500 इसका क्लस्टर सपोर्ट है, तो वही स्टॉप लॉस के साथ हमें पोजिशनल लॉन्ग दे रहे हैं, और इन्फोसिस में ऊपर में आप 1600 तक के टारगेट वापस एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो पिक है हमें विप्रो काफी अच्छा लग रहा है। विप्रो ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट एंड एसोसिएट के पोर्टफोलियो में है, तो वो आप अपने जो भी कंसल्टेंट है उनके साथ कंसल्ट करके लेना। विप्रो की अगर बात करें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है देखने को मिल रहा है, 245 246 उसका क्लस्टर सपोर्ट है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ हमें विप्रो लॉन्ग करना चाहिए। जैसे ही ऊपर में 260 का लेवल क्रॉस होता है, 300 तक का एक सेक्युलर रन, बुल रन हम विप्रो के अंदर देख सकते हैं। तो हमें लार्ज कैप आईटी मिड कैप आईटी से ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर डेफिनेटली सबका एक्सपोजर रहना चाहिए। लार्ज कैप आईटी ज़्यादा फेवरेबल है मिड कैप आईटी से, हो क्यों नहीं, वैल्यूएशंस का भी तो मैटर है। लेकिन ऑफ कोर्स अब चलते हैं तो अभिषेक, पीयूष गोयल जी जो है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ एक खास मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर जो है बन रही है बात, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो अब कंप्लीट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, अब धीरे धीरे वापस ट्रेड के समय हम जा रहे हैं। तो अभिषेक, यहाँ पे क्या लगता है कि हमारा एक एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट जो बहुत एक लॉन्ग स्टैंडिंग था, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया है कि ग्लोबल ट्रेड टैरिफ वॉर्स, तो भारत वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज भी था कि कुछ ज़्यादा टैरिफ अनाउंसमेंट्स नहीं करके एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे फोकस करे। तो यहाँ पे क्या लगता है कि अब जो है पीयूष जी जो है ऑलरेडी यूएस चले गए हैं, अब यहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो सकता है? और याद रखिए अभिषेक, हमारा जो यूके का एफटीए जो है ऑलरेडी इन द बैग हो चुका है, बस थोड़े बहुत औपचारिक का बाकी है, बट ओवरऑल वो साइन हो चुका है। अभिषेक शरद, देखिए म्यूचुअली अगर दोनों देश सही से सुलझा लें तो ये दोनों देशों के हित में है, और ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, उन्होंने ये टैरिफ वाला राग छेड़ के ना थोड़ी गलती कर दी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। उनके जो तमाम एडवाइज़र हैं, उनके जो तमाम बिजनेसमैन वाल कम्युनिटी के जो फ्रेंड हैं, उन्होंने भी उनको समझाया होगा। अब ये हार्वर्ड लुटनिक जो कि वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी है, यहाँ वाणिज्य मंत्री कहा जाता है, तो उनके साथ मुलाकात हुई है पीयूष गोयल की। देखते हैं क्या बातचीत होती है। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले दोहा में थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया था कि भारत राजी हो गया है कि इन्हें सारे टैरिफ को जीरो करने को लेकर। उसके बाद उस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये नेगोशिएशंस होते हैं, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत हमारी चल रही है और फाइनल कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए सुलझा लिया जाएगा। 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाया था जब 9 अप्रैल को इसका ऐलान किया, 2 अप्रैल को ऐलान किया गया था, और फिर 9 अप्रैल तक जाते जाते फिर 90 डेज की फिर मोहलत भी दे दी गई थी तमाम देशों को, भारत भी उसका बेनिफिशियरी है। और वैसे अगर देखा जाए तो एशिया में जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे कम टैरिफ झेलने वाला देश वैसे अमेरिका था। करीब करीब अगर हम 2024 की बात करें तो 129 बिलियन डॉलर के आसपास की बायलैटरल ट्रेड रहा है दोनों देशों के बीच में, और भारत का ट्रेड सरप्लस रहा है अमेरिका के साथ में। तो ये चीज अमेरिका को खटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह भी रहे हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी भारत के साथ है, वो ज्यादा टैरिफ भी वसूल रहे हैं। देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि गुड न्यूज ही आएगी इस दौरे से पीयूष गोयल के। कुछ अमेरिकन ब्रांड्स भी है, और हम तो एज ए कंज्यूमर भी देखते हैं कि अमेरिका से सस्ता क्या मिलेगा हमें। तो मेरे को जो है बाइक्स बहुत पसंद है, और बहुत सारे लोगों को भी बाइक्स पसंद है, और एक यही सवाल आता है कि क्या हार्ले डेविडसन सस्ता हो जाएगा? क्योंकि अभिषेक कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ कट हो सकते हैं, अभी रिपोर्ट्स भी आई थी, अब पूरी तरह कुछ पुष्ट हुआ नहीं है। 30 से 40% का जो गिरावट आ सकता है प्राइस में अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट होते हैं। 2,40,000 2,50,000 से ये जो है ब्रांड शुरू होता है, तो क्या ये 2 लाख के नीचे आ सकता है हार्ले डेविडसन? इस पे भी एक सवाल है। तो इस पे क्या लगता है अभिषेक,
हार्ले डेविडसन सस्ता हो जाएगा भारत में? देखिए, कोशिश है ट्रंप की शरद, और वैसे भी आपको क्या टेंशन लेनी है हार्ले डेविडसन की? हीरो मोटो बेचते हो या हार्ले डेविडसन के बाइक, आप वो खरीद लीजिए। वही किरण जी, आपका फेवरेट बाइक क्या? बाइक चलाते हैं? जी हाँ, बाइक चलाते हैं। और फेवरेट अगर स्टॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प और बजाज सबके फेवरेट रहते हैं। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस में ऑलरेडी रन अप कर चुका है, तो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बजाज ऑटो के अंदर जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें 8300 के 8400 के आसपास ब्रेकआउट मिला था, और वहां से एक एक्सट्रीम यहाँ पे भी अप मूव आ चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो में और भी यहाँ पे स्टीम लेफ्ट आउट है, यहाँ पे और भी ज्यादा अपस्विंग आ सकती है। तो कोई भी गिरावट आती है 85 8800 के बीच में लॉन्ग कीजिए, 8400 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में 9300 तक के लेवल्स आपको बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 9300 के लेवल आ सकते हैं बजाज ऑटो में। कल हमने देखा था कि जो भी टू व्हीलर वाली कंपनीज थी, बजाज ऑटो, टीवीएस, हीरो मोटर, इनफैक्ट आयशर भी, वहां पर हमने अच्छी तेजी देखी है। ऑटो की ही बातचीत करते हैं और फटाफट कुछ ना स्टॉक्स न्यूज जो खबरों वाले शेयर हैं उस पर राय लेते हैं। अशोक लेलैंड बोनस शेयर देने पर कंपनी 23 मई को बोर्ड बैठक करने वाली है। अशोक लेलैंड के शेयर में वैसे हमने रिकवरी देखी है, 200 रुपए के आसपास आ गया था, बढ़ के अब ये 250 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है शेयर। रचना जी, अशोक लेलैंड, आपको लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी और एंट्री के लिए प्राइस ठीक है अभी? जी, अशोक लीलैंड में एंट्री के हिसाब से अगर चेक करा जाए फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव, तो ये काउंटर में ट्रेंड अभी तो पॉजिटिव साइड पे काफी स्ट्रांगली बना हुआ है। यहाँ पे 243-44 के बीच में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने के पूरे प्रोबेबिलिटीज है, विच इज वेरी क्लोज। तो थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना है तो 243 को क्रॉस करने के बाद करेंगे तो रास्ता थोड़ा और क्लियर रहेगा फॉर अ मूव टुवर्ड्स 260। तो 243 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद 240 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करा जा सकता है फ्रॉम अ 2 to 3 वीक्स ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, 243 क्रॉस कर लीजिए। उम्मीदें हैं कि आज के सत्र में क्रॉस हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट वेट कीजिए, वो लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे, उसके बाद बड़ी तेजी के लिए आप अशोक लेलैंड में तैयारी कर लीजिएगा। पावर ग्रिड, किरण जी, 300 रुपए के आसपास के भाव हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमने देखा है 325 रुपए के लेवल से, और नतीजे जो हम देख रहे हैं इनलाइन तो है, आय बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पर या फिर मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ी निराशा देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मिले जुले नंबर्स पावर ग्रिड के हैं। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इसके क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप चार्ट देखोगे तो टेक्निकली ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न, या तो फिर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो। और ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो 294 290 के आसपास के था, उसके बाद स्टॉक में 320 जहाँ पे उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस हुआ, वापस अपने 290 295 के रेंज में जो प्रीवियस ब्रेकआउट है वहां से रीटेस्ट किया। अब वहां पे उसकी 50 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है, तो एक पॉजिटिव स्टांस है, एक रीटेस्टिंग वाला स्टॉक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 305 के आसपास की क्लोजिंग है, 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, इमीडिएट लेवल पे 320 जो उसका प्रीवियस स्विंग है और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, जैसे ही वो क्रॉस करता है 350 तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रख सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल, मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा सवाल जो है रचना मैम से है, केसी इंटरनेशनल को जो चार्ट एक बार लेके आइए और इसको 1 साल के चार्ट लेवल्स पे दिखाइए। कंपनी जो है बहुत सारे ऑर्डर्स फ्लो जो लेके आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हर बार जो ऑर्डर फ्लो या पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो एक टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलता है और माल की जो है बिकवाली देखने मिलती है स्टॉक की। और आप देखिए यहाँ पे करेक्शन भी क्या हुआ 52 वीक से, जो नंबर्स था 1240 लेवल्स पे था, अब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अगर आप 52 वीक हाई लेवल से देखें तो यहाँ पे जो लेवल्स है आप कह सकते हैं 50% से ज़्यादा का गिरावट है, 816 के लेवल्स पे आया है। ऑफकोर्स हर 1-2 महीने पे जो है कोशिश होती है कि बढ़ोतरी हो, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक में देखने मिलता है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर मंथली चार्ट की बात करें रचना मैम, तो केसी इंटरनेशनल कैसे प्लेस्ड है? लॉन्ग टर्म के चार्ट, एक्सक्यूज मी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये चार्ट मेरे हिसाब से अच्छा प्लेस्ड है। हमने इसको 6 महीने पहले 1250 से लेके गिरता हुआ वर्टिकल फॉल में देखा है, तो वहां से 30-40% की अच्छी खासी गिरावट हुई थी, जिसके बाद पिछले 4 महीने में इट इज नॉट मेड एनी न्यू लो। तो जो 4 महीने से एक लेवल को सस्टेन करे हुए है वो लेवल है करीब करीब 700 रुपए का। तो 700 के नीचे जब तक अब वो नहीं जाता तब तक एक उम्मीद है कि ये बॉटम जो बना है 690
70 के आसपास वो आने वाले टाइम में होल्ड करने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। और अगर इसको कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐड करता है तो उसको 690 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से अगर 50% भी स्विंग रिकवर करता है फ्रॉम द फॉल तो भी हम 1000 रुपए की तरफ जाएंगे। अभी हम 800 पे है तो अच्छी खासी 200 रुपीज की अपस्विंग तो 50% पे ही बन जाती है। और लॉन्ग टर्म चार्ट इसका अच्छा है तो 1000 पे भी कोई जरूरी नहीं है कि रैली खत्म हो जाएगी। तो छोटा सा एसएल है 110 रुपीज का और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको ऐड करने लायक काउंटर श्योर लग रहा है। फर्स्ट टारगेट ऑफ 1000 एंड उसके बाद उसके प्रीवियस हाइस की तरफ जाने की है, निकल पड़े, ऐसे पूरे प्रोबेबिलिटीज है। और इसके अलावा किरण, पेट्रोनेट एलएनजी पे भी अपनी राय दीजिए। चौथे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं और जो मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 208 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल ग्रोथ भी आया है। अराउंड 320 लेवल्स पे जो है स्टॉक आ रहे हैं और यहाँ पे देखें तो थोड़ी फ्लैटिश मूवमेंट भी जो है स्टॉक में देखने मिली है। तो करंट लेवल्स पे पेट्रोनेट एलएनजी बस शॉर्ट टर्म प्ले अगर करना हो तो यहाँ पे कितना का इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए, क्या लेवल्स होने चाहिए, इसकी जो है अपनी राय बताएं। सिर्फ पेट्रोनेट एलएनजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टेडली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 150 के ऊपर सस्टेन्ड है। 200 दिन के नीचे ट्रेड जरूर कर रहा है। 330 का उसका वो क्लस्टर रेजिस्टेंस जरूर से है, लेकिन साथ ही साथ एक फॉलिंग चैनल का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। 300 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 300 रुपए ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में 350 360 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये थोड़े लंबे नजरिए का कॉल है। 2 से 3 महीना वैसे भी लो बीटा काउंटर है तो 300 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ पेट्रोनेट डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट व्यूज़ पेट्रोनेट एलएनजी को बाई की जो है सलाह दी गई है और टारगेट प्राइस 360 का है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जल्दी से, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। मार्केट के प्री ओपन में महज 3.25 मिनट बचे हैं। मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हैं। हमारे साथ हमारी पैनल भी जुड़ी हुई है, किरण जानी जी और रचना वैद्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बाजार पर, लगातार अपने एनालिसिस, अपनी स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक हमसे बातचीत कर आपको सारी की सारी डिटेल्स पहुंचाने के लिए। लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे बाजार के लिए सेंटिमेंट्स जो हैं विदेशी बाजार से भी भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन मजबूती की तरफ 25,000 के लेवल्स पर नजरें रहेंगी। 25,000 के पार कितनी बढ़त या फिर 25,000 के नीचे कितनी कमजोरी आज के सत्र में नजर आती है, इस पर खास तौर से फोकस करना होगा। 24,945 के स्तरों में कल हमने ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड्स देखे हैं, लेकिन आज के सत्र में इस वक्त जो सुबह सुबह विदेशी बाजार से संकेत है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कितना भारतीय बाजार पर पड़ता है, इस पर रहेगी नजर। लगातार खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कौन से ब्रोकरेजेस हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए और साथ ही नतीजों का पूरा एक्शन हम आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ी ही देर में करेंसी की ओपनिंग हो जाएगी, करेंसी के लेवल्स आपके स्क्रीन पर होंगे, कमोडिटी मार्केट्स पर हमारी नजर होगी, एनर्जी पैक से लेकर बुलियन मार्केट और बुलियन मार्केट से लेकर बेस मेटल्स की चाल, सब कुछ आपके लिए आने वाले 1.5 घंटे में हम लेकर आएंगे। आइए हमारे एक्सपर्ट से कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर इंपैक्ट नजर आ सकता है उस पर बातचीत करते हैं। केमिकल स्टॉक्स पर लगातार फोकस है और रचना जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। केमिकल स्टॉक्स की ही अगर बात करें, सीजनलिटी फैक्टर है जो कि प्ले आउट करेगा, लेकिन एसआरएफ देख लें, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, गुजरात फ्लोरोकेम और साथ ही टाटा केमिकल्स, ये सारे स्टॉक्स में कल हमने बढ़िया एक्शन, बढ़िया तेजी के बीच कामकाज देखा। और टाटा केमिकल्स तो एक लंबे समय का, एक लंबे फेज का डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद मानो कल अपमूव्स और एक नए ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ता नजर आया। केमिकल स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? जी, केमिकल स्पेस पर मेरी राय यही है कि आने वाले 6 to 12 मंथ्स के होराइजन के हिसाब से यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफी सारे ऐसे नेम्स हैं जहाँ पे नजर रख सकते हैं और जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग बनने के चांसेस है। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, टाटा केम तो है ही उसमें, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, इन सब में ही पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा खासा अपस्विंग बना है। टाटा केम की लेवल वाइज अगर बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी एक मार्च से लेके अभी तक का माने 2 मंथ्स के टाइम जोन का रेंज बना हुआ है, जिसमें से निकलेगा ये काउंटर जैसे ये 870 को क्रॉस करेगा, विच कुड हैपन टुडे इटसेल्फ। तो 870 के ऊपर जैसे ये काउंटर निकलता है तो 1000 की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा।
तो 2 to 3 months ऑफ होराइजन भी है अगर आपका, तो वन काउंटर जिसको आप अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, दैट कुड बी टाटा केम। और जब तक ये 800 के ऊपर रहेगा तो 1000 की तरफ जाने के इसके पूरे चांसेस है। सिमिलरली दीपक नाइट्राइट वगैरह में, इवन एसआरएफ में, लॉन्ग टर्म के चार्ट्स भी देखे, वीकली मंथली चार्ट्स को भी देखे, जिसको चेक करके आप अगर 1 ईयर प्लस की होराइजन के लिए ऐड करना चाहें तो वहां पे भी पॉसिबिलिटीज है फॉर अ स्ट्रॉन्ग अपस्विंग फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म होराइजन एज वेल। अप मूव्स नजर आ सकते हैं और इन पर्टिकुलर टाटा केमिकल्स की अगर बात करें, एक लंबे फेज ऑफ डाउन ट्रेंड्स या कह सकते हैं कि साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद मानो स्टॉक चलने की कोशिश करता हुआ 870 के लेवल्स इमीडिएटली आज के सत्र में हो सकता है बाजार खुलने के साथ साथ दिख जाए। इनफैक्ट प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर टाटा केमिकल्स में 3.5% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी। 885 के स्तर रचना जी ऑलमोस्ट देखने को मिल चुके हैं, तो आपके लेवल्स के नजदीक पहुंचता हुआ 1000 के लेवल्स देखने पर और मजबूती आपके ट्रेंड्स जो हैं नजर आएंगे। इस स्टॉक पर लगातार फोकस बना रहेगा। प्री ओपन टिक्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से ही जो इंडिकेशंस मिल रहे थे उसके आसपास खुलने की तैयारी कोशिश करता हुआ बाजार। निफ्टी 24,563 के लेवल्स इस वक्त प्री ओपन में नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही करके चलेंगे कि 25,000 के लेवल्स और उसके ऊपर के ट्रेंड्स जो है वो नजर आए। हालांकि गिरावट में खरीदारी की राय लगातार हम आपको दे भी रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 190 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत होने की संभावना है। इस वक्त थोड़ी देर में ये प्री ओपन लेवल्स जो हैं वो फ्रीज होते नजर आएंगे, लेकिन सेंसेक्स में इस वक्त तेजी की चाल है। निफ्टी में हम देख रहे हैं आज के सत्र में 24,000 से 25,000 की एक लंबी रेंज और 25,000 के बिल्कुल नजदीक खुलने की तैयारी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स और केमिकल प्लेस पर तो नजर है ही, लेकिन इस बीच रुपए की ओपनिंग हो चुकी है। 9 पैसे कमजोरी के साथ रुपया खुलता हुआ 85 रुपए और 50 पैसे के आसपास। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की कमजोरी। अब 85 रुपए और 40 पैसे के मुकाबले 85 रुपए और 50 पैसे पर इस वक्त रुपए की ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए कमजोरी के साथ करेंसी में शुरुआत। लेकिन इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक्स, किरण जी, जैसे केमिकल पर नजर है, फर्टिलाइजर स्पेस पर भी नजर है। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट्स की ही नहीं, देश में फर्टिलाइजर की डिमांड सप्लाई की स्थिति पर सरकार भी लगातार जायजा ले रही है। बढ़ती कीमतों की वजह से समीक्षा बैठकें भी चल रही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार खुलने से ठीक पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कमजोरी का रुझान है। हालांकि आरसीएफ के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर फैक्ट में बिकवाली के साथ शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। कैसे देखना चाहिए फर्टिलाइजर स्पेस को? किरण जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर जो रैली आनी थी वो मुझे लग रहा है एक बार आ चुकी है, और अब कहीं ना कहीं जो पीएसयू फर्टिलाइजर है वहां पे एक अच्छे खासे रुझान देखने को मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट। जहां पे आप चंबल देख लीजिए या तो फिर यूपीएल देख लीजिए, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो चल रहा है। लेकिन जैसे आपने आरसीएफ बताया, उसके बाद आप देखो जीएसएफसी देखिए, आप गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, इन दोनों स्टॉक्स के अंदर काफी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और दोनों स्टॉक अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइवेट से पीएसयू की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जीएसएफसी 206 के आसपास की क्लोजिंग भी गिरावट आए लॉन्ग कीजिए। 195 का ये पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 240 250 तक के लेवल आप जीएसएफसी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आरसीएफ की मैं बात करूं तो 150 के आसपास की क्लोजिंग, कोई भी गिरावट आती है 140 तक हमें लॉन्ग करना चाहिए। 140 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में वापस 180 190 तक आ सकता है। तो जीएसएफसी एंड आरसीएफ हमारे दोनों प्रेफर्ड पिक रहेंगे फर्टिलाइजर के अंदर। जीएसएफसी और आरसीएफ दो प्रेफर्ड पिक हैं किरण जी के। किरण जी, लगे हाथ एक काम कीजिए, बासफ जो कि जर्मनी की दिग्गज कंपनी है, एग्रोकेमिकल में ऑपरेट करती है भारत में, बासफ में कल हमने अच्छी तेजी देखी है, और चलेगा क्या शेयर ये? बासफ की अगर हम बात करें तो टेक्निकली इसमें जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 5000 के आसपास ये कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और टेक्निकली इसमें जिस तरह का चार्ट पैटर्न है ये और भी चल सकता है। रीजन बिंग इसमें एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो कल ही स्टॉक्स ने अपने 50 दिन की और 20 दिन की मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्लोज आउट भी दिया है। तो जो ब्रेकआउट लेवल है वो कहीं ना कहीं 48-4700 है। स्टॉक की ओपनिंग अभी 5000 के आसपास देखने को मिल रही है, तो गिरावट में सजेशन रहेगा कि बाई कीजिए। 48 से 4900 इसका बाइंग जोन रहेगा। एक स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 4700 का मेंटेन करना है, और ऊपर में ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापस 57-5800 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन गिरावट में लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग कीजिए, गिरावट में लॉन्ग कीजिए। 5,000 रुपए के स्तर आपको डॉट दिख रहे हैं इस वक्त बासफ के शेयर में प्री ओपन में। 2% आज भी ऊपर है ये शेयर।
रचना जी, एक बार डिक्सन टेक पर व्यू दीजिए, क्योंकि डिक्सन टेक चला बहुत है। अगर मैं अप्रैल के लोअर लेवल से देखूं तो 12,500 वाला डिक्सन टेक अप हो गया है 16,500 रुपए का। कल थोड़ा प्रेशर जरूर रहा, आज नतीजे आने वाले हैं, तो जिनके पास अगर ये शेयर है जरा बता दीजिए स्टॉप लॉसेस वगैरह क्या लगा के रखें, और आपको चार्ट्स यहां से कैसे दिख रहे हैं? डिक्सन टेक एक टिपिकली हाई बीटा काउंटर की तरह बिहेव करता है एंड यहाँ पे भले रैली आई है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे फर्दर रैली के चांसेस है। अभी हम 16,600 के करीब खड़े हुए फ्यूचर्स पे, और हम जब तक यहाँ पे 16,000 के ऊपर बने रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन पिछले 1-2 हफ्ते से देखने को मिला है इस काउंटर में, that should melt on the upside, और हम 17,500 एंड इवन 18,000 की तरफ जाने चाहिए within 2 weeks of time। ठीक है, डिक्सन टेक में तेजी यहां से और बनी रहेगी, बट जो लेवल्स बता रहे हैं रचना जी उसका आप ध्यान रखिएगा। डिक्सन टेक के साथ साथ एक व्यू जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी ले लेते हैं, क्योंकि नंबर तो इसके भी आने वाले हैं, और 2-3 सत्र से हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी तेजी ये दिखा रहा है यूएसएल का शेयर। किरण जी, यूएसएल चेक कीजिए, कल 1,550 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दी है और अच्छी रही है क्लोजिंग कल की इसकी। अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, काफी लंबे समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन या तो डाउनफॉल चैनल के अंदर था। अब वहां से जो रिकवरी हमें देखने को मिली 1,500 के ऊपर सस्टेन है, नो डाउट ऊपर 1,600 तक गए, लेकिन वापस एक रेंज में फंसा हुआ है। 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो 1,500 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में जैसे ही 1,600 का लेवल क्रॉस होगा, एक सेक्युलर रैली यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, बट एज ऑफ नाउ 1,500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। दोनों ही कंपनियों के नतीजे आने वाले और नंबर्स से ठीक पहले इम्पैक्ट इस वक्त डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर तो हम देख ही रहे हैं, बाजार खुलने से ठीक पहले एक्शन की तैयारी करता हो। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर रखिएगा। दोनों स्टॉक्स पर आज मूव्स जो आते हैं उस पर लगातार नजर रहेगी, और जैसे जैसे नंबर्स आएंगे आप तक जरूर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया इज विद अस। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त अच्छी शुरुआत के संकेत तो मिल रहे हैं, 25,000 के नजदीक खुलने की तैयारी है, लेकिन बड़े गैप के साथ अगर बाजार खुल गए हो सकता है कि एक शॉर्ट फेज मुनाफा वसूली का भी देखने को मिले। क्या कहते हैं आज के बाजार पर आप? और बाजार बस खुलने ही वाले हैं चंदन, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेडिंग आइडिया जरूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हार्दिक आभार सभी पैनलिस्ट, रचना जी, किरण जी, सभी का आभार, सभी दर्शकों को सुप्रभात। तो बिल्कुल बाजार की बात करें तो निफ्टी पिछले 2-4 दिनों से 25,000 के आसपास मंडरा रहा है, बट अच्छी बात यह है कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बड़े ब्रेकआउट्स और मोमेंटम देखने को मिले थे, और इन बड़े मूव के बाद जितना मार्केट कंसोलिडेट करता है मार्केट के लिए उतना ही अच्छा है हायर बेस बनाने के लिए। इनफैक्ट कल के दिन नोटिस किया था कि बाजार ने ऊपर के लेवल से मुन्ना वसूली देखने को मिली, बट मेजर ट्रेंड और सपोर्ट इंटेक्ट है। पहले बाजार में 23,850 के सपोर्ट होते थे, उसके बाद में सपोर्ट शिफ्ट होकर 24,550, 24,444 पे चले गए। अब बाजार के जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं 24,750 से 24,850 की तरफ जा रहे हैं। तो इंडेक्स लगातार ग्रेजुअली हायर बेस बना रहा है, हायर सपोर्ट बना रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और पिछले 2 दिनों के कंसोलिडेटिव और करेक्टिव मूव के बाद यदि बाजार आज 25,000 के ऊपर होल्ड करता है तो फिर 25,200, 25,400 तक के लिए ये रैली तैयार हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि 24,850 से लेके 24,750 के जोन को सपोर्ट बनाए, या फिर पोजिशनली देखना है तो 24,750 का सपोर्ट बनाइए, ऊपर में 25,400 तक के टारगेट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की हम बात करें मानसी जी, तो बैंक निफ्टी एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जो एक बुलिश इंप्लीकेशन देता है, इंडिकेट कर रहा है एक नया ब्रेकआउट बनेगा। पिछले मैं 6-7 दिनों की बात करूं तो 55,500 के आसपास हर्डल आ रहा था, बट पिछले 2-3 दिनों से बार बार उसको टच करके कहीं ना कहीं उस पर स्टेबल होने का प्रयास चल रहा है। यदि बैंक निफ्टी 55,555 होल्ड करता है तो 56,098 जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो तो बनेगा, बट ऊपर में 57,000 से लेके 57,500 तक के भी रैली बननी चाहिए। सो दोनों इंडाइसेस में ओवरऑल बुलिश बायस है, बट मोमेंटम थोड़ा स्लो है, इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे विद सपोर्ट ऑफ 24,750 इन निफ्टी और 55,000 इन बैंक निफ्टी।
भले ही स्लो हो लेकिन बायस टूवर्ड्स बुलिशनेस नजर आ रहा है। गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर ढूंढेंगे, लेकिन नतीजों का एक्शन, खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज एक एक कर हम आपको बताते हैं। लेकिन हमारा सेगमेंट 9 के नवरत्न शेयर्स में ये तीनों को जोड़कर एक पैकेज आपके लिए तैयार हम करके लाते हैं बाजार खुलने से ठीक पहले। शरद हमारे साथ 9 के नवरत्न शेयर्स लेकर। शरद बताएं। ये बिल्कुल अशोक लीलैंड सबसे पहला स्टॉक रहेगा। बोर्ड की जो मीट है मई 23 को, जहाँ पे बोनस इशू पे जो विचार की जाएगी, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। सीमेंस, एमएनसी स्टॉक सब पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है भारत ने प्लान किया है कि स्ट्रिक्टर रूल्स जो है आपको देखने मिल सकते हैं कंपनीज में जिनके फॉरेन ओनरशिप हैं। मेटल स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, खासकर कि टाटा स्टील पे, जेएसडब्ल्यू स्टील पे। चाइना ने जो अपनी बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स है उसको पहली बार 7 साल में माफ़ करे गिराया गया है। सेंट्रल बैंक ने जी 1 साल का लोन प्राइम रेट है उसमें भी जो है गिरावट देखने मिली है। नेट आज हिंडाल्को के भी नतीजे हैं तो उस पर भी नज़र रखिएगा। बट मेटल स्टॉक्स इस पे जो है आज पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। आईटी स्टॉक्स में भी नास्दाक में रिकवरी देखी है, शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं खास करके बिग टेक स्टॉक्स में, और तो इसमें भी नज़र रखिएगा। डीएलएफ के नतीजे अच्छे आए हैं, नेट प्रॉफिट 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। लॉन्चेस के लिए भी जो है कॉमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आई है डीएलएफ के प्रति। एमएनएम उन्होंने फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया राइट्स इशू महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के लिए, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। पेट्रोनेट एलएनजी स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स आए, एबिटा मार्जिन में लगभग 208 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया और एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है नंबर्स और बेहतर आए हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी के चौथे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग हैं। अब बात करते करूर व्यासा बैंक की, तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी एक अच्छा उछाल देखने मिला है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और याद रखिए आखिर में बीएल जो निफ्टी की अर्निंग्स है उसमें सारे पैरामीटर्स के एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है और स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और 9 के नवरत्न की सूची हमारे बीच रखने के लिए। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार पर एक इम्पैक्ट डालते दिखेंगे। क्विकली चंदन जी, आपसे रियल एस्टेट पर एक टेक जानना चाहेंगे। एक तो डीएलएफ के नंबर्स जो कि पॉजिटिव रहे और महाराष्ट्र में इस महीने के अंत तक नई हाउसिंग पॉलिसी आने की भी संभावना है। इसमें कई सारी चीजें थी जो कि लगातार हमारे अपडेट्स में हम बता रहे थे, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस रहेगा। महीने के अंत तक की नई हाउसिंग पॉलिसी की आने की संभावना भी है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग से ताल्लुक रखती कुछ कंपनियां जैसे कि कोल्टे पाटिल कल फोकस रेडार पर भी थी। आज के सत्र में भी रियल एस्टेट में अच्छा एक्शन और एक्शन के साथ शुरुआत की संकेत है। रियल एस्टेट में आपको क्या पसंद आता है? बिल्कुल, जब रियल एस्टेट और महाराष्ट्र रियल एस्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं और अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी की रेट कट की बात करें, तो मैं पहले तो फोकस करना चाहूंगा लोडा पे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और पिछले 10 महीनों का जो कंसोलिडेटिव मूव था वो अब खत्म होने के लिए तैयार है। एक बड़े मूव के बाद में एक फॉलिंग एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना है जो इंडिकेट कर रहा है कि नए ब्रेकआउट्स बनेंगे। और वैसे भी पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हाई लोस के सीक्वेंस बने हैं। रिसेंटली काउंटर ने 1250 का बॉटम बना के जो इसका 1390 का मल्टीपल बैरियर है वो सरपास किया है। तो मेरे हिसाब से 1400 अब एक सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 1500 तक की रैली को एक्सटेंड करने के लिए। उसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी जैसे काउंटर में भी मल्टीपल बॉटम देखने को मिले हैं। 14 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 1730 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे लगभग 1710 के सपोर्ट से खरीदारी की जा सकती है, ऊपर में 1820 तक के टारगेट के लिए। तो लोडा, ओबेरॉय ये 2 प्रेफर्ड नेम रहेंगे। बट ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट काउंटर थोड़े से मोमेंटम, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आने चाहिए। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स रियल एस्टेट में चंदन जी की तरफ से। चंदन जी गुड मॉर्निंग। क्विकली एक व्यू जरा एस्ट्रल पर दीजिए मुझे। 1400 के ऊपर ये टिक पाएगा? एस्ट्रल आज हमारा टॉप पिक है और आपने एकदम सही काउंटर की बात की और आप मेरे को टॉप पिक का नाम बोलते तो मैं एस्ट्रल पे ही चर्चा करता। देखिए, एस्ट्रल में ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बने हैं और ट्रिपल बॉटम के साथ में यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिसाइसिवली होल्ड किया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी बड़े देखने को मिले, ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी और डिलीवरी वॉल्यूम भी देखने को मिले और 13-14 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसलिए एस्ट्रल पे खरीदारी की सलाह है। मेरे हिसाब से 1395 का सपोर्ट बनेगा, ऊपर में लगभग 1480 से लेके 1500 तक के टारगेट होने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 11-12 महीने के डिक्लाइन के बाद स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल यहाँ पे बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, बढ़िया है।
अच्छी शुरुआत आज फिर से स्टल करेगा। कल हमने बढ़िया तेजी देखी है 4-5% के आसपास की। 1500 के लेवल की आप तैयारी कर लीजिए। 1395 रुपए का स्टॉप लॉस, 1400 रुपए से 5 रुपए कम। बढ़िया है। 50 सेकंड रह गए हैं बाजार की शुरुआत होने में, और जहां पर निफ्टी सेटल हुआ है, देखिए 100 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था। तो जिनकी लॉन्ग की पोजीशन है वो थोड़े निराश होंगे कि गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर दिखा रहा था, ये नीचे बाजार क्यों खुल रहा है। जिनको एंट्री करना है, जो फोमो वाले हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए बाजार की तेजी में, वो तो मना रहे हो कि अच्छा एक डीप कट आए तो जितना नीचे मिले उनके लिए उतना ठीक है। तो निफ्टी 50 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 25 अंक ऊपर शुरुआत आज होगी, कल 60-70 अंकों की हल्की सी तेजी के बाद। HDFC बैंक कल हमने देखा था कि चला था, आज थोड़े वीक स्टार्ट के संकेत दे रहा है। आधे % नीचे आपको प्री ऊपर में दिखेगा। और दूसरी तरफ जहां मोमेंटम कायम है वो है BEL, 1.5% की तेजी BEL के शेयर में हम देखेंगे। शुरुआत वैसी होती हुई दिखेगी। चलिए, शुरुआत हो गई है। निफ्टी 50 अंक ऊपर खुला, खुल के थोड़ा सा नीचे आया, और सेंसेक्स की बात करें तो 150 अंकों की तेजी पर शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक के करीब 75 अंक ऊपर। तो तीनों के तीनों जो हेडलाइन इंडेक्स है वहां से पॉजिटिव शुरुआत आपको दिखेगी। दो और सेगमेंट पर नजर डाल लेते हैं जिसके बारे में हमने आपको गाइड किया था कि आज मोमेंटम दिखेगा। एक हमने आईटी के बारे में बताया था कि नेस्डेक में जिस तरह से रिबाउंड आया है, आईटी शेयर हो सकता है कि आज अपने लॉसेस को थोड़े रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस में करीब 1% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। इन्फोसिस को लेकर रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक आई हैं। कैश फ्लो जनरेशन पर कंपनी का फोकस रहने वाला है, ऐसा उनके CFO ने कहा है। आप 1% ऊपर शेयर को खुलते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर आप मेटल शेयरों की बात करें तो जिस तरह से चीन में लोन प्राइम रेट यानी कि LPR में 0.1% की कटौती की गई है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, JSW स्टील, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। और आईटी में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपको आधे से 1% के आसपास के मूव्स दिखेंगे। लेकिन पावर ग्रिड के नंबर कमजोर आए थे। कमजोर इन द सेंस कि आय तो बढ़ी लेकिन मुनाफे पर डेंट आया, और मार्जिन भी कॉम्प्रेस हो गई 1% के आसपास। तो अब ये 300 रुपए के नीचे फिसलता हुआ शेयर 0.25% के आसपास की गिरावट हमें फिलहाल दिखेगी। बजाज ऑटो, ये शेयर कल चला था तो आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। कल 4% चला, आज 0.25% नीचे ये शेयर दिखेगा आपको। हीरो मोटो में भी सेम ट्रेंड आपको दिखेगा क्योंकि हीरो मोटो का शेयर भी कल चला था। HDFC बैंक के शेयर में भी आज के सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं, यानी कि कल जो शेयर चल रहे थे आज थोड़े से कमजोर हैं, थोड़ी चर्निंग साफ तौर पर दिख रही है, और इसी के चलते आपको निफ्टी जो है ना खुलने के बाद एक टाइट रेंज में 40 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर जो तेजी है वो है करीब करीब 7500 अंकों के आसपास की। आज फिर से मिड कैप में, स्मॉल कैप में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है, और इसके चलते ही आपको जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो बेहतर दिखेगा। करीब 1450 शेयरों ने अच्छी शुरुआत की है, 630 शेयरों ने आज कमजोर शुरुआत की है। स्मॉल कैप का इंडेक्स आप देखेंगे, मिड कैप का इंडेक्स मार्जिनली हाई है, तो अपने जो गेंस है 6 दिन की उसको शेड नहीं कर रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज फिलहाल हम बाजार में कहेंगे। इंडिया विक्स उम्मीद थी कि थोड़ा नीचे है, लेकिन अब सिर्फ आधे % के आसपास की कटौती है इंडिया विक्स में, और अभी भी 17 के ऊपर के ही आप स्तर देख रहे हैं। तो ये शुरुआती चाल है। निफ्टी रेंज में है, निफ्टी बैंक भी रेंज में है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ है निफ्टी बैंक, और निफ्टी में 15 से 20 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। दो जो स्टैंड आउट आज के सेक्टर हैं वह है आईटी और मेटल सेक्टर। वादा के शेयरों की बात करें, अशोक लेलैंड का बोर्ड जो है 23 मई को बोनस इश्यू पर विचार करने जा रहा है, तो अशोक लेलैंड के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% के आसपास की मजबूती है। नायका चल रहा है, बाकी आपको डीएलएफ में 1.5% के आसपास की तेजी डीएलएफ के शेयर में दिखेगी। केमिकल वाले, फर्टिलाइजर वाले शेयरों में आज के सत्र में आपको तेजी देखने को मिलेगी। रेलवे स्टॉक्स में हमने तोड़फोड़ तेजी देखी, रेलवे और डिफेंस, लेकिन थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ये हीट मैप है निफ्टी का, आप देखिए इसमें पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो ये कमजोर हैं, अदरवाइज आपको माहौल निफ्टी में अच्छा दिखेगा। आईटी, मेटल आज बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे थोड़ा मिला जुला कारोबार है। इंडसइंड बैंक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक ये कमजोर आपको दिखेंगे, लेकिन सरकारी बैंकों में मोमेंटम ठीक है।
आईटी की पूरी स्क्रीन हरी है। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, सारे शेयर चल रहे हैं। परसिस्टेंट कोफोर्ज में 1.5% के से 0.25% के आसपास की तेजी आज के सत्र में। निफ्टी बैंक इस बीच आ गया है लाल निशान में, 55,400 के आसपास है और निफ्टी एक टाइट रेंज में है 24,975 के आसपास। तो चलिए, ओपनिंग तो हो गई है। हमारे एक्सपर्ट्स अपने ट्रेड के साथ तैयार होंगे, उनसे समझते हैं कि उनको मौके कहां दिख रहे हैं और आपकी कमाई कहां पर होगी। ओपनिंग ट्रेड के जरिए ये जानेंगे। बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड में जो हमारे तीनों गेस्ट जो है जारी हैं, किरण जानी, तेजस शाह और चंदन तापड़िया। लेकिन अब निफ्टी के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स ओपनिंग जो है हरे निशान में, ऊपर थोड़ी सी करेक्शन आई है। ब्रॉडर इंडेसेस में थोड़ी सी गिरावट भी देखने मिल रही है। लेकिन करंट लेवल्स पे सबसे पहले जो है बात करने वाले हैं तेजस जी से। तेजस जी, अब बताएं कि निफ्टी पे जो है थोड़ी सी जो है स्टार्ट तो हुई, ओपनिंग अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन जो है करंट लेवल्स पे उस पे तो देखने मिल ही रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेड क्या बनते हैं आपके, ज़रा बताएंगे तेजस। गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। और निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने एक धुआंधार तेजी देखी थी लास्ट वीकली एक्सपायरी में। उसके बाद जो निफ्टी जो है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है 25,000 के करीबन, तो एक हेल्दी करेक्शन है। आज की जो मेरी टॉपिक है वो है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक ने अभी कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीबन 88 के ऊपर, उसने एक अच्छा खासा क्लोज दिया था। ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है और जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा चल चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिप में खरीदारी करिए। 89 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। वन शुड लुक टू बाय ऑन डिप्स विद अ स्टॉप लॉस बिलो 84.75। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 95 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 100 रुपए का। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, तो डिप में खरीदारी करिए। और दूसरा जो स्टॉक मेरा है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से, कोटक बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने देखा कि पिछले काफी दिनों से स्टॉक जो है अपनी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करके रिवर्सल दिखा रहा है। और 2-3 सत्र के पहले स्टॉक ने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म किया था डेली चार्ट पे, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और पिछले 2 दिन से हम थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग भी देख रहे हैं। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए कोटक बैंक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2050 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2175 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2245 का। तेजस, धन्यवाद, आपने जो अपने कॉल्स बताए। किरण, आपके क्या कॉल्स रहने वाले ओपनिंग ट्रेड में? सो अगर ओपनिंग कॉल की अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भले ही वो अपने ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आया है नीचे के लेवल पे, लेकिन हमें लग रहा है कि रिकवरी यहाँ पे शार्प आ सकती है। तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक्सिस बैंक हमें काफी अच्छा लग रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 1200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास ही अवेलेबल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो करंट मार्केट प्राइस 1205 के आसपास से लॉन्ग करना चाहिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो 1190 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1190 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 1240 1245 तक के रेट आपको एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक पे लॉन्ग करना चाहिए। चंदन सर, आपके क्या पिक्स रहने वाले हैं ओपनिंग ट्रेड में? जी, देखिए, ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो अगेन निफ्टी को 25,000 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर होल्ड करेगा तभी मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिलेगा। मैं कुछ यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होके बात करूँ तो मेरा ध्यान रहेगा कुछ आईटी काउंटर में। हालांकि देखिए, पिछले 2-3 दिन में आईटी काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी विद द व्यू की यूएस की रेटिंग कम हुई है तो आईटी वहां पे कंसर्न है। बट जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न दिख रहा है, लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है और सपोर्ट बेस बाइंग है। मेरा फोकस रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम पे, तो कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। तो परसिस्टेंट सिस्टम में 4-5 दिन का जो करेक्टिव मूव था हल्का सा, वो कंप्लीट हुआ है और इसका एक जो पेंडिंग गैप था 5550 के आसपास, वो होल्ड किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5650 का सपोर्ट यूज करना चाहिए, ऊपर में 5950 के टारगेट के लिए। तो परसिस्टेंट पे खरीदारी की सलाह है आईटी मिड के बास्केट्स। जी बिल्कुल, हम लोग आईटी और मेटल स्पेस पे तो बहुत डिस्कशन कर रहे हैं और हमने आपको पहले भी बता दिया था, मानसी, अभिषेक ने ये ट्रेंड को पहले ही
लिया था 8 बजे ही आज सुबह कि यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है आईटी में शॉर्ट कवरिंग और मेटल में बाइंग, जिस तरह चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ अनाउंसमेंट आए। लेकिन एक और सेगमेंट है निफ्टी पीएसयू बैंक का सेगमेंट, यहाँ पे भी जो है थोड़ी बाइंग आ रही है, खास करके यूनियन बैंक ये बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज के सेलिंग में देख रहे हैं कि सारे पीएसयू बैंक्स में सेलिंग आ रही है, पीएनबी में थोड़ा सा फ्लैटिश है, बट यूनियन बैंक देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। स्टॉक 1% ऊपर है, 140 के लेवल्स के आसपास है। तेजस, एक स्ट्रेंथ दिख रहा है इस काउंटर में, वॉल्यूम्स में भी जो है एक अच्छी पिकअप आ रही है, शुरुआती जो स्टार्टिंग ट्रेड कहेंगे ले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लगते हैं यूनियन बैंक के शॉर्ट टर्म बेसिस पे? यहाँ पे और भी पावर देखने मिल सकता है 145 152 के लेवल्स तक। डेफिनेटली यूनियन बैंक एक आउट परफॉर्मर काउंटर रहा है पिछले काफी दिनों से, और बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो 56,100 एक अहम स्तर है। अगर ये लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस डिसिजनली पार होता है तो हमें लग रहा है 3 से 4% की रैली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और यूनियन बैंक में भी रिसेंटली ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है अबव 135 के ऊपर, और लगातार उसके बाद जो स्टॉक है एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। सो यहां से हमें लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक 143 144 तक जा सकता है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो 151 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं आप यूनियन बैंक में। गिरावट में खरीदारी की रणनीति यूनियन बैंक में आपको रखनी है, लेकिन इस वक्त अगर मेटल इंडेक्स की बात करें, आउट परफॉर्मेंस मेटल इंडेक्स की तरफ से बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मेटल सेक्टर ही है जो कि अपने साल के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल कनेक्ट से ताल्लुक रखता हुआ ये सेक्टर और करीब 100 अंकों की मजबूती इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेटल मेजर्स में और साथ ही छोटी मटोली मेटल कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन है। फार्मा में चंदन जी, वैसे तो हम देख रहे हैं आज के सत्र में थोड़ा सा ब्रीदर देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनिंदा फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन है। फाइजर को एक बार देखें, करीब 10% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 4895 के लेवल्स पर एक्सचेंजेस पर ढूंढने की कोशिश जरूर मैंने की। ऑफ कोर्स रिजल्ट बैक्ड एक्शन, कुछ डिविडेंड अनाउंसमेंट्स और एजीएम की डेट जो है ये अनाउंस होती हुई नजर आई है। सो न्यूज फ्लोज हैं, 10% की तेजी अब बिग शॉक का कैंडिडेट बनता हुआ 4924 के लेवल्स पर। फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव के तौर पर चलते हैं, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आना शुरू हुए हैं। सेक्टर भले ही चले ना चले, स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन दिखता है। बिल्कुल, आपने काफी सही कहा कि पूरा सेक्टर भले ही मत चले, बट इस स्टॉक में काफी अच्छा करंट देखने को मिला है। पिछले इनफैक्ट 7-8 दिनों से काफी अच्छी रैली देखी है, 4100 से लेके 4950 तरफ। और पिछले जो 8-9 महीने की जो करेक्टिव मूव था उसको निगेशन देखने को मिला है। तो आई थिंक मोमेंटम बरकरार रहेगा। हालांकि शुरुआती मिनटों में ही यहाँ पे रैली आ चुकी है, बट अभी भी मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। 4800 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5100 तक का मोमेंटम इस काउंटर में बनना चाहिए। 100 तक का मोमेंटम यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर पर भी नजर रखनी चाहिए। नतीजों से ठीक पहले यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट आता दिख सकता है, नंबर्स हैं। लेकिन हालांकि फाइजर पर इस वक्त एक स्ट्रैटेजी 5100 तक के लेवल्स ऊपर देखने को मिल सकते हैं, इस पर खास नजर रहेगी। गुजरात गैस, आज जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है मार्केट में, ज्यादातर नतीजों के एक्शन पर ही स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। गुजरात गैस के स्टॉक को भी एक बार पुल अप करेंगे, नतीजे आए थे और ठीक ठाक कहेंगे, नंबर्स हर फ्रंट पर अच्छे ऐसा भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन रेवेन्यू की तर्ज पर अगर देखें नंबर्स पॉजिटिव थे और साथ ही इनके मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने को मिला था। गुजरात गैस ऑलमोस्ट 2.5-3% के गेंस के साथ 480 के लेवल्स पर। तेजस जी, गुड मॉर्निंग, आपसे एक टेक्निकल नजरिया जानना चाहेंगे। डेफिनेटली गुजरात गैस की हम बात करें तो ये जो स्टॉक है करीबन 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन रेजिस्ट कर रहा है। आज भी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से एक हल्की सी मुनाफा वसूली आ रही है स्टॉक में। सो 482 485 एक अहम स्तर है, इसके ऊपर एक डिसिसिव क्लोज देना जरूरी है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है स्टॉक का, तो डिप आए तो खरीदारी कर सकते हैं, या तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर 482 के ऊपर ये स्टॉक बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये जो रैली है स्टॉक में बरकरार रहेगी, और ऊपर में हम 505 से लेके 510 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए गुजरात गैस लिमिटेड में, या तो फिर एक ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। बाय एंड डिप्स की रणनीति होगी गुजरात गैस के लिए।
इस बीच बाजार पर नजर डालिए, जो गेंस थे उसको गवा के निफ्टी हो गया है सपाट 6 अंकों की। अच्छा, बिल्कुल सपाट है। जो 6-7 अंक थे वो भी चले गए। आईटी और मेटल अगर आज ना चल रहे होते तो शायद निफ्टी भी आपको लाल निशान में 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे दिख रहा होता। निफ्टी बैंक 170 पॉइंट नीचे, यानी कि कल जो 70 पॉइंट ऐड किए थे वो गंवाए, 100 पॉइंट और भी गए हैं। और जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो साफ तौर पर प्राइमरीली एचडीएफसी बैंक में आप कमजोरी देखेंगे, करीब करीब 0.25% के आसपास की। और जो दूसरा शेयर है बड़ा वेटेज के लिहाज से, शुरुआत अच्छी करने के बाद 1450 रुपए के नीचे फिसलता हुआ आईसीसी बैंक का शेयर फिलहाल आपको नेगेटिव बायस के साथ उसमें कारोबार होता हुआ दिखेगा। इसके चलते आपको उसमें प्रेशर दिखेगा। कुछ और बैंक चेक कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का शेयर देखिए, एक्सिस बैंक ने भी शुरुआत ठीक की, लेकिन ये भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। एसबीआई के शेयर को हमने देखा कि 800 रुपए के आसपास बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही थी। एसबीआई का शेयर अब आ गया है 790 रुपए के आसपास, वहां पर भी कमजोरी है। तो जो वेटेज के लिहाज से जो बड़े शेयर्स हैं वहां पर अगर वीकनेस है तो फिर निफ्टी बैंक कैसे ऊपर रहेगा, ये सोचने वाली चीज है। लेकिन डीएलएफ आज वायदा का टॉप गेनर है, नंबर स्ट्रांग आए, प्रॉफिट में 40% की ग्रोथ हुई। चंदन जी, आपसे बड़ा व्यू चाहिए, ट्रेड वाला व्यू मत दीजिए, आप तो खैर बड़ी पिक्चर देख लेते हैं। मुझे जरा ये बताइए कि साल भर अगर होल्ड करते हैं डीएलएफ को, 1000 रुपए आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं रियल एस्टेट काउंटर पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू ले रहा हूँ। भले आज के दिन मूवमेंट नहीं आए, बट ओवरऑल पोजिशनल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। देखिए, 2-3 ट्रिगर यहाँ पे रहेंगे। एक तो जो भी हाउसिंग पॉलिसी आएगी, रियल एस्टेट पॉलिसी आएगी, और उसके अलावा अपकमिंग जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड जो भी आरबीआई पॉलिसी होगी, वहां पे जो भी कमेंट रहेंगे शायद वो एक ट्रिगर देंगे यहाँ पे। और ऑलरेडी डीएलएफ पिछले लगभग 13 महीने में 967 से लेके नीचे में 600 तक करेक्ट हो चुका है। और इस महीने में जो पिछले 7-8 महीने का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो निगेट हुआ है। इनफैक्ट मैं डेली चार्ट और वीकली चार्ट सेटअप पे देखूं तो मल्टीपल बॉटम्स लोअर लेवल पे बन चुके हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि नए ब्रेकआउट बनने चाहिए। 700 एक पोजिशनल सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 860-900 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनने चाहिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 900 तक के टारगेट पोजिशनल व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो डीएलएफ में लगातार 5 सत्र की तेजी हो गई है। बाजार के लिए नए ट्रिगर्स क्या हैं, कौन से सेक्टर्स होंगे, निमेश चंदन से बातचीत करेंगे। आज 10:10 पर मार्केट के महारथी में आप हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत ही इंसाइटफुल ये डिस्कशन होने वाली है और आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ निकल के आएगी। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ हैं निमेश चंदन जी, और बहुत ही बारीकी से अपनी बात रखते हैं। आपको डिकोड करके बताएंगे बाजार को कि अब यहाँ 25,000 तक तो आ गए हैं, इस साल के अंत तक कहां तक जाएगा बाजार, सेक्टर कौन से होंगे, वैल्यूएशन कहां पर बहुत सस्ते अभी भी हैं इस तेजी के बावजूद भी। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और जियो पॉलिटिक्स पर भी उनसे हम सवाल करेंगे कि वो कितने कंस्ट्रक्टिव हैं बाजार के फेवर में। एक और शेयर जिसके बारे में हमने चर्चा की है बाजार खुलने से पहले, और वो है NSE 500 का स्टॉक है बासफ, 7% ऊपर आज भी। तेजस भाई, बासफ निकल गई है गाड़ी या फिर कुछ बचा है इसमें रिटेल के लिए? ठीक है, बासफ की बात करें तो ये स्टॉक ने कल के सत्र में एक ब्रेकआउट दिया था और 4750 इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, और उसके बाद लगातार स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। ऑलमोस्ट 10% की रैली हो चुकी है। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं। तो अगर यहाँ से कोई करेक्शन आता है और अगर स्टॉक करीबन 4950 से लेके 5000 के बीच में मिलता है तो एक अच्छा फिर से री एंट्री पॉइंट रहेगा विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 4700। हमें लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में 5500 से लेके 5600 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल बीएसएफ की जो है बाय राय आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स का लिस्ट जो है मैं निकाला हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने आईटी पैक को बहुत डिस्कस किया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली नायका को एक बार स्क्रीन पे लेके आई है। यहाँ पे देखें, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है आपका वायदे बाजार में। स्टॉक में लगभग आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पुल बैक आ रही है। 200 के लेवल्स पे जो है अभी स्टॉक आ रहा है। चंदन सर, नायका में यहाँ पे जो है एक वैल्यूएशंस का भी एक ऑफ कोर्स देखा जाए तो थोड़े चीपर साइड में है अभी करंटली, तो यहाँ पे क्या टेक्निकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं 220-230 तक करंट चार्ट्स पे नायका का? ये नायका में पिछले 10-11 वीक से अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। नीचे में 155 से लेके
205 तक का स्विंग ऑलरेडी काउंटर दिखा चुका है और वाईटीडी बेसिस पे देखें तो लगभग 20-22% की रैली बन चुकी है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव बट मोमेंटम मिसिंग है। तो ये पेशेंस वाला काउंटर रहेगा जहां पे हल्के से डिप आते हैं तब खरीदारी की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि थोड़ा सा और कोई भी करेक्टिव मूव आता है तो 190 के सपोर्ट से खरीदना चाहिए 215 के टारगेट के। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है 215 का टारगेट रहेगा 190 के जो है सपोर्ट लेवल्स पे। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा जो है तेजस जी कोफोर्ज पे जो है अपनी व्यू बताएं। लॉन्ग बिल्डअप भी एक अच्छा देखने मिल रहा है, 2% स्टॉक ऊपर है और ऑफ कोर्स हमने जो आईटी का थीम पकड़ा है वहाँ पे भी जो है इसका एक टाइप से आप कह सकते हैं कि एक रिजल्ट आ रहा है। तेजस कोफोर्ज आपको कैसा लग रहा है? 8400 लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, 8438 पे 86 to 8800 का जर्नी स्टार्ट कर सकता है और डेफिनेटली कर सकता है। ये स्टॉक में हमने देखा कि एक वी शेप रिकवरी आई थी और पिछले काफी दिनों से स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हायर टॉप के हायर बॉटम के फॉर्मेशन भी बन रहे हैं और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी है डेली चार्ट पे। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक ने ब्रेकआउट देके थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है। राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो अगर कोई डिप आती है तो खरीदारी करिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, करीबन 8000 के करीबन है, तो 8200 8250 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग। इमीडिएट बेसिस पे हमें लग रहा है 8625 इसका पहला लक्ष्य रहेगा और वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 8800 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए कोफोर्ज में। ठीक है, गिरावट में खरीदारी की रणनीति कोफोर्ज में और 8625 पहला लक्ष्य, उसके बाद 8800 तक के लंबे टारगेट्स भी नजर आते हैं तेजस जी को। प्रोटीन ई गोव के स्टॉक पर एक नजर होनी चाहिए। कल 20% की गिरावट हमने देखी थी स्टॉक में और सारी खबर और रिसर्च भी आपको बताई थी। आज येट अगेन शरद देखिए स्टॉक में 10 से 11% की गिरावट। आयकर विभाग ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को जो इन्वॉल्व नहीं किया उसका इम्पैक्ट येट अनदर डे 10% डाउन। बड़ा इम्पैक्ट लग रहा है मानसी। कल तो 20% गिरा ही और आज देखिए 11% है और टेंशन का बात यह है कि और भी फर्दर सेलिंग आ सकता है क्योंकि अभी तक लोअर सर्किट लगा नहीं है। तो ऑफ कोर्स एनालिस्ट से भी बात हुई हमारी, क्योंकि यहाँ पे मानसी याद रखिए ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पैन के सर्विसेज से आता है। अगर आप पैन 2.0 में ही नहीं हो तो इसका मतलब आपका एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। ना ऑफ कोर्स ओएनडीसी और ये सब में भी इनके बिजनेसेस हैं, बट वहाँ पे फ्लैट ग्रोथ देखने मिल रहा था। तब ये तो एक बड़ा जो है काउंटर है जहाँ पे और भी गिरावट देखने मिल सकती है। कल गेस्ट भी टेक्निकल गेस्ट लोग ने भी हमें बताया कि आपका लगभग 850-900 तक के लेवल्स भी जा सकते हैं, तो उस पर नजर जरूर रखिएगा। पर अभी जो है आपको सर्किट लगा नहीं है। हाँ, और इनफैक्ट ये जरूर कह सकते हैं कि 2 ट्रेडिंग सेशन में सिग्निफिकेंट डाउनफॉल स्टॉक में देखने को मिल चुका। पैन 2.0 जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इसके तहत डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस का काम था और यहाँ पर कंपनी को नुकसान होता हुआ बिकॉज इसमें से इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसी के चलते ये स्टॉक में लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि बिकवाली का दबाव। बाजार खुलने से ठीक पहले केमिकल स्टॉक्स का हमने जिक्र किया था। केमिकल स्टॉक्स को फिर से एक बार स्क्रीन पर लाना चाहिए। एसआरएफ के स्टॉक प्राइस को देखें, आधे से 1% तक की तेजी, 3000 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा केमिकल्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। एसआरएफ में तो मजबूती है ही, लेकिन चंदन जी एक टेक आपसे रिविजिट करना चाहेंगे केमिकल प्लेस को। केमिकल के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी टच बेस करना चाहिए। यहां से आगे सीजनलिटी फैक्टर जो है वो प्ले आउट जरूर होगा। बिल्कुल, टाटा केमिकल पे पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले। 13-14 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। पिछले 7 दिनों से हाई राइज हाई लोज बन रहा है। 862 का सपोर्ट रहेगा, 905 के टारगेट के लिए जो है यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक, मजबूती और मजबूती जो है वो आगे और बढ़ती नजर आएगी। इस वक्त बाजार में मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक बटा हुआ कामकाज नजर आ रहा है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आईटी मेजर्स से पहले 4 खिलाड़ी इन्फोसिस, एलएनटी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स आईटी सेक्टर, चाहे फिर लार्जर आईटी बेट्स हो या फिर स्मॉलर मिड कैप आईटी कंपनियां हो, परसिस्टेंट पर लगातार हमारा फोकस रहता है। ये स्टॉक में भी मजबूती है। आईटीसी और साथ ही कोल इंडिया जैसे अन्य काउंटर्स भी हैं जो कि इस वक्त बाजार
को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में आज कमजोरी है। रिलायंस सेकंड डे इटसेल्फ जब हम देख रहे हैं एक रेंज में कामकाज करता हुआ 1439 के लेवल्स पर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी बिकवाली का दबाव। रिलायंस पर तेजस जी 1440 के स्तर के आसपास इस वक्त लगातार 2 सेशन से एक रेंज में फंसा हुआ, क्या राय होगी? देखिए, रिलायंस की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक रिसेंटली अगर देखेंगे तो 1440 और 60 के बीच में काफी रईस कर रहा है और हल्की सी पुल बैक दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, लेकिन करंट भाव पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ से एक हल्का सा करेक्शन हो सकता है स्टॉक में, करीबन 1395 से लेके 1400 के करीबन। दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव। 1340 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। एक महीने का अगर आप नजरिया पकड़े तो मुझे लग रहा है रिलायंस 1550 से लेके 1575 भी जा सकता है। तो डिप में खरीदारी करिए रिलायंस में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 1340 और लक्ष्य रहेगा 1550 से लेके 1575 का। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करनी है रिलायंस को। 1550 से 1575 ये पोजिशनल टारगेट होंगे। निफ्टी रेंज में हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से 24,950 के ऊपर जब तक टिका है तब तक तो मामला अभी ठीक ही लग रहा है फिलहाल तो। लेकिन निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो करीब 150 अंकों के आसपास की, और 6 दिनों की लगातार तेजी जो है मिड कैप इंडेक्स की वो आज थमती हुई नजर आ रही है। स्मॉल कैप्स में हल्के गेन्स हैं इंडेक्स के लेवल पर। चंदन जी, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं वो जो आज सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं कि चले बहुत थे कल। कोई ऐसा स्टॉक आपको दिख रहा है निफ्टी में जहां पर कॉन्ट्रा पोजीशन बनाई जा सकती हो? देखिए, कॉन्ट्रा के मैं 2 काउंटर्स का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, पहले तो 2 दिन से थोड़ा सा आईटी में नेगेटिव स्ट्रेंथ था, बट आईटी नेगेटिव नहीं लग रहा है, इनफेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं एक डिक्सन पे पॉजिटिव व्यू बताना चाहूंगा कि जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। और वीकली चार्ट में देखें तो डिक्सन एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब नई रैली बननी चाहिए। तो डिक्सन पे खरीदारी की हम सलाह देंगे। 16,500 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में लगभग 17,500 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा यदि आपको कॉन्ट्रा व्यू लेना है विद द व्यू की मार्केट 25,000 नहीं सरपास करे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो तो आपको काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव ट्रेंड में हल्का सा डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मैं काउंटर पे फोकस कर रहा हूँ, वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में थोड़ी वीकनेस हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गोल्ड के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे रिकवरी आएगी, बट वो मोमेंटम आके स्टॉक वापस ऊपर के लेवल पे फिजल आउट हो रहा है। और पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और स्टॉक 2100 के नीचे डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो 2100 का हर्डल होगा, नीचे में 1970 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस में बनेंगे। तो डिक्सन में पॉजिटिव साइड में और मुथूट फाइनेंस में नेगेटिव साइड में ट्रेड फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, मुथूट यहां से और नीचे जा सकता है। डिक्सन टेक की तेजी कंटिन्यू रहेगी। आज नंबर आ जाएंगे तो कंफर्मेशन और हो जाएगा कि चाल किस तरह की होगी। डिक्सन टेक के नतीजों पर भी आज नजर रहने वाली है। तेजस भाई, आज हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक थोड़े से ना थम से गए हैं, रिवर्स गियर लगती दिख रही है। राइट्स हो गया, जुपिटर वैगन, रेल टेल, इरकॉन, IRCTC, ये तमाम शेयर एक तरफा रैली के बाद आज थोड़े से ब्रीदर ले रहे हैं। ये एक दिन की है या फिर आपको लगता है कि नहीं, जिनके पैसे अच्छे खासे बन गए हों एग्जिट एक बार ले लें तो बेहतर होगा? नहीं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक ब्रीदर है। हमने काफी अच्छी रैली देखी है राइट्स में पिछले 3-4 दिनों से। तो आज का जो करेक्शन है वो एक नॉर्मल पुलबैक जैसा लग रहा है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला गया था, तो मुझे लग रहा है एक जो ब्रीदर आ रहा है, इट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ से भी अगर 2-3% का अगर गिरावट आती है तो पोजिशनली बाई कर सकते हैं राइट्स में। इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और पोजिशनली अगर देखेंगे तो एक 260 के करीबन का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से 305 से लेके 310 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो राइट्स में डिप में खरीदारी करने की राय रहेगी। जी बिल्कुल, राइट्स पे जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो है तेजस की राय आई है। लेकिन
HAL को जो एक बार स्क्रीन पे लाते हैं, आप वायदे बाजार में यहाँ पे देखें तो शॉर्ट कवरिंग सबसे ज़्यादा देखने मिल रहा है इस लिस्ट में। यहाँ पे देखें तो ये आज एक UBS की रिपोर्ट भी आई है जहाँ पे वो कहते हैं कि नियर टर्म ट्रिगर्स जो है सब फैक्टर्ड इन हो गए प्राइसिंग को लेके, अब वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं और ऑफ कोर्स जो है एक डाउनग्रेड भी आया है, तो फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का डाउनग्रेड आया। शॉर्ट जो है यहाँ पे अच्छी बिल्डअप देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं 2% की जो है गिरावट आई है, 4920 लेवल्स के आसपास जो है ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे चंदन सर लगता है HAL में जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स में और जो है गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि 3 महीने में तो सर 40% से ज़्यादा का जो है शेयर ने जो है मोमेंटम दिया है। तो अब थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, तो ये कंटिन्यू कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए HAL में पिछले लगभग 7-8 दिनों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 4350 से लेके 5150 तक का सफर इस काउंटर ने तय किया था, बट कल के दिन मुनाफा वसूली हुई और आज के दिन भी जो हाई राइज हार्ड लोज है डेली चार्ट में उसको निगेट किया, तो उसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बन रही है। मेरा ऐसा मानना है कि 4665 4660 एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। किसी भी वजह से यहाँ पर डिक्लाइन आती है तो 4660 को पोजिशनल सपोर्ट बनाना चाहिए और उस सपोर्ट से वापस 5200 से लेके 5500 की रैली बननी चाहिए। मौजूदा लेवल पे क्या करें, आई थिंक वेट एंड वॉच की सलाह बेटर रहेगी। हल्का सा डिप आता है तभी यहाँ पे रणनीति बना सकते हो नई पोजीशन बनाने के। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है बाय ऑन डिप्स की राय है, लेकिन वेट एंड वॉच रहेगा HAL को लेके। लेकिन चलिए एक बार निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को भी जो एक बार स्क्रीन पे ले आते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स यहाँ पे देखें तो 6 दिन के लगातार तेज़ी के बाद अब ब्रेक लगा है और अब जो है थोड़ी सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हुई है। ऑफकोर्स हमें पता है कि निफ्टी जो है थोड़ी रेंज बाउंड या टुवर्ड्स द लोअर साइड रही है पिछले 4 से 5 सेशन में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था और आज जो है हम देख रहे हैं थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जो है देखने मिल रही है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग 200 पॉइंट्स की जो है ऑलमोस्ट गिरावट आपको देखने मिली और स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो है अब डाउनवर्ड ट्रेंड करना शुरू कर रहा है। अब ये क्या बड़ा ट्रेंड होगा ये जो है समय ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम कमाई के मौके ढूंढें तो टोरेंट पावर यहाँ पे देखें तो वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी रहा है। दूसरे साइड एक कॉन्ट्रा ट्रेड अगर बात करें तो यहाँ पे टोरेंट पावर 3% ऊपर है। तेजस भाई ज़रा बताएंगे कि टोरेंट पावर के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लग रहे हैं यहाँ पे? ऑफ कोर्स पावर सेगमेंट में जो है ये फर्स्ट क्वार्टर FY26 एक अच्छा सीजनल क्वार्टर भी माना जाता है और टोरेंट पावर देखिए अपने आप को मेंटेन करके रखा है, ऑलमोस्ट 1450 लेवल्स के ऊपर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो तेजस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं यहाँ पे? और भी स्टीम है 1500 1520 लेवल्स टच करने के लिए? मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर रहा है। 1500 और 1510 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुझे कोई यहाँ से कोई बड़ी रैली नहीं लग रही है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा टॉप बनाया था 1640 के करीबन, उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में है, बट रिसेंटली जो है काफी अहम स्तर तोड़ दिए थे। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर 1500 1510 के ऊपर जाता है ये स्टॉक ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो ही एंट्री करनी चाहिए। फॉर टाइमिंग मुझे लग रहा है ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो फिलहाल वॉच लिस्ट में रखे, रैदर अवॉइड कैटेगरी टोरेंट पावर। अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट जरूर रख सकते हैं। 1458 के लेवल्स पर इस वक्त स्टॉक में अप मूव जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन BSE के शेयर प्राइस में चंदन जी फ्रेश हाई हमने देखे थे रिकॉर्ड डेट जब अनाउंस हुई बोनस की 2:1 के रेशो में, और इस वक्त BSE के स्टॉक में हम देख रहे हैं 7440 के लेवल्स। बोनस की डेट नजदीक आते आते स्टॉक में मोमेंटम जो है वो फ्रिजल आउट होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज 7500 तक के लेवल्स हम एंटिसिपेट करके भी चल रहे थे और एक्स बोनस होने के बाद किस तरह के लेवल्स होंगे इस पर नजर तो है, लेकिन फिलहाल करंट लेवल्स 7440 पर आपकी राय क्या होगी? जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन, ऑफ कोर्स न्यू पोजीशंस के लिए काफी ज्यादा चल गया है स्टॉक, बट स्टिल। बिल्कुल मानसी जी, देखिए इस काउंटर पे हम काफी पॉजिटिव रहे हैं। आई थिंक हर बार जब भी मैं यहाँ पे आपके चैनल पे आया हूँ BSE के बारे में जिक्र किया और हर बार इसकी रिकमेंडेशन रही है। 7500 के हमारे टारगेट थे, वो ये काउंटर हिट करता हुआ नजर आया। इनफेक्ट 7550 के आसपास के लेवल बनाए। अच्छी बात यह है कि राइजिंग चैनल में कामकाज कर रहा है और राइजिंग चैनल का स्लोप भी काफी अपवर्ड्स है, तो उसके चलते हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव बने। बट ओवरऑल मेरा तो ये मानना है कि कोई भी डिप आए तो खरीदारी की सलाह रखेंगे, क्योंकि पिछले लगभग 10 दिनों की बात करें तो भी 6200 से लेकर 7550 तक का सफर ये बना चुका है। इनफैक्ट इस मंथ की बात करें तो 17% की रैली ऑलरेडी इसमें देखी जा चुकी है। तो थोड़ा सा डिप आता है तो और बेटर रहेगा
कोई भी डिक्लाइन 7,000 की तरफ आता है तो वापिस 7,500 से लेके 8,000 तक के नए टारगेट्स अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखें। मौका मिले बीएसई के स्टॉक प्राइस में एंट्री की अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढे। इन्वेस्टर फेवरेट और ट्रेडर फेवरेट ये स्टॉक बिल्कुल। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ एक एंट्री अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा कमजोरी भी नहीं कहेंगे, 7438 के लेवल्स पर अब भी इंटैक्ट है, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट्स के साथ ये स्टॉक में भी एक इम्पैक्ट आता हुआ। आगे बढ़ेंगे और एक ऑप्शन का दमदार ट्रेड आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। गुड मॉर्निंग सचिन, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आज आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, तो आज का जो स्टॉक पिक किया है वो आईटी सेक्टर से ही है। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज एंड डेली चार्ट्स पर देखिए तो एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक मूव कर रहा था पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से, बट आज वापस से एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू होना चाहिए। सो 8500 का कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी कोफोर्ज का। इसका प्रीमियम अराउंड 190 के आसपास चल रहा है, तो यहीं से बाय करना है। स्टॉप लॉस प्लेस करना है 140 का, और अपसाइड में करीब 290 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम जो लॉस है वो 3,750 रुपए का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 7,500 रुपए तक देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बिल्कुल आईटी स्पेस में फोकस है भी और हमारे ऑप्शन के चैंपियन भी आईटी सेक्टर पर बुलिश। सचिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। कोफोर्ज 8,500 की कॉल खरीदने की राय, माई कॉन्ट्रैक्ट की 190 के लेवल्स, लक्ष्य 290 के, स्टॉप लॉस 140 का मानकर आपको चलना है। ये कॉल वर्कआउट होने पर अधिकतम मुनाफा 7,500 का होने की संभावना, अगर रिवर्स जाती है तो 3,750 का नुकसान होने की भी संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको बता देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो अपने एडवाइजर्स से पहले सलाह लें, उसके बाद खुद समझें और अगर समझ में ठीक लगे तब भी एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें, बिकॉज एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। इस बीच बाजार में गिरावट और ज्यादा गहराती हुई नजर आएगी। निफ्टी कल ही के जैसी तस्वीर दिखाते हुए, कल हमने देखा था शुरुआत कमजोरी के साथ और इवेंचुअली डाउन ट्रेंड्स की तरफ ग्रेजुअल गिरावट देखने को मिली थी। इस वक्त भी अगर देखेंगे 24,900 से नीचे जाकर 24,888 के स्तर के आसपास दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी में, जहां मजबूती 25,000 के लेवल्स के आसपास, आज इस लेवल को छुआ जरूर, देखा जरूर, लेकिन उसके बाद इस वक्त वहां से कमजोरी के साइंस। मिड कैप इंडेक्स भी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से हम देख रहे थे कमजोरी या वॉलेटाइल मूव्स थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म कर रहे थे। आज के सत्र में ब्रॉडर मार्केट से भी फिलहाल सपोर्ट नहीं है। करीब 600 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। दिन के उच्चतम स्तर से अगर देखेंगे कमजोरी 600 अंकों की। स्मॉल कैप में भी लाल निशान के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। और इस बीच बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। इंडिया विक्स को भी एक बार देखना चाहिए। 16 के लेवल्स पर जब बाजार खुले थे नजर आया था। इंडिया विक्स में क्या स्पाइक्स है या नहीं, इस पर खास नजर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तरों पर 17 के लेवल्स पर इंडिया विक्स में इस वक्त फिलहाल कामकाज तो 14-15 अपने कंफर्ट लेवल से दूर है इस वक्त, और इसी के चलते यहां से भी कंसर्न्स डेवलप होते हुए बाजार में कल के सत्र में जब हम देख रहे थे ग्लोबल फ्रंट पर भी कंसर्न्स थे और उसका इम्पैक्ट था, लेकिन आज सुबह ग्लोबल फ्रंट पर ठीक ठाक माहौल नजर आ रहा था। बावजूद इसके इस वक्त अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स फिलहाल जरूर दिखेंगे मार्केट में, लेकिन इंडेक्स वाइज कमजोरी जो है अक्रॉस बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में फिलहाल नजर आ रही है। पेटीएम के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहेंगे। इस स्टॉक में आज के सत्र में वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन चंदन जी 875 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ ट्रेड करने में अब भी सक्षम है ये स्टॉक। बाजार में कमजोरी है और उसका इम्पैक्ट अक्रॉस स्पेसेस भी देखने को मिलेगा, स्क्रिप्ट्स पर भी नजर आएगा, लेकिन पेटीएम पर कोई टेक्निकल कॉल बनती है? जी, पेटीएम पे हमारी खरीदारी की सलाह है। इनफैक्ट पेटीएम की बात करें तो डेली चार्ट में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि पिछले 5-6 वीक से नैरो रेंज हो रही थी और नैरो रेंज का ब्रेकआउट हायर साइड में देखने को मिला है। एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काउंटर होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है, बट ऐसा मानना है कि 860 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 900-905 तक के टारगेट पेटीएम दिखा सकते हैं।
लेवल्स और वहां से और ज्यादा मजबूती जो है वो नजर आ सकती है पेटीएम के चार्ट्स पर। ये राय फिलहाल मिलती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के अप्रोच पर एक नजर होनी चाहिए, और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मेटल और आईटी सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। मेटल स्टॉक में दिन की शुरुआत से ही अच्छा एक्शन है। इनफैक्ट गौरतलब है कि ये दोनों ही सेक्टर्स ग्लोबल कनेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। आईटी स्पेस में भी आज बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको बताया था कि नैस्डैक का प्रदर्शन अच्छा है और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स ऑफ यूएस नैस्डैक में मजबूती, निफ्टी आईटी स्पेस के लिए भी मजबूती का काम करेगी। बूस्ट अप सेंटिमेंट्स, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हमारे कई सारे हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रिगर्स भी अगर आते हैं तो सपोर्ट जो डेवलप होता है, और वही कुछ हो रहा है निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल इंडेक्स में। इन दोनों सेक्टर्स के अलावा एफएमसीजी, रियल एस्टेट, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो क्षेत्र में बिकवाली का दबाव है। चंदन जी, ऑटो क्षेत्र की रफ्तार तो चली थी, पिछले हफ्ते से लेकर कल के सेशन में भी ऑटो एंसलरी की चाल पर नजर थी। एट प्रेजेंट ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स और बिकवाली का दबाव है। क्या कोई पर्टिकुलर ऑटो एंसलरी स्टॉक है जहां पर अपसाइड विजिबल है, गिरावट में खरीदारी है, या फिर कोई सेल कॉल्स अगर आप देना चाहें? देखिए, पिछले 6 सप्ताह की बड़ी तेजी के बाद निफ्टी ऑटो थोड़ा सा ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, बट अगेन अशोक लीलैंड पे हमारा पॉजिटिव रहेगा। बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति हम बरकरार रखेंगे। आज सुबह 250 तक के हाई बना के ऊपर के लेवल से डिक्लाइन देखने को मिले, बट वीकली और मंथली चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो 235 की तरफ डिक्लाइन आता है तो खरीदारी की सलाह देंगे। उस कंडीशन में 230 सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 250 के टारगेट्स। ठीक है, 230 के सपोर्ट है, 250 के टारगेट। अशोक लीलैंड 0.25% ऊपर फिलहाल ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। आईटी से सपोर्ट है, 0.25% ऊपर आईटी है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है आज वीकनेस के साइन दिखा रहे हैं। शुरुआत में लगातार 6 सत्र में चले हैं और 6 सत्र की जो तेजी हुई है स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 10% के आसपास की रैली हुई है इन 6 सेशंस में, और स्मॉल कैप मिड कैप में करीब 6.5-7% के आसपास की तेजी रही है। एक शेयर जहां पर वीकनेस लगातार बढ़ रही है चंदन जी, पीबी फिनटेक, आज लगातार तीसरे सत्र में ये शेयर डाउन है। हालांकि चला अच्छे से था ये, लेकिन क्या और गिरेगा और क्या मौजूदा स्तर से इसको शॉर्ट कर सकते हैं? पॉलिसी बाजार थोड़ा सा अटक गया, मोमेंटम यहाँ पे फिजल आउट हो रहा है, और इनफैक्ट देखा जा रहा है कि पिछले लगातार 10-12 वीक में जब भी किसी वीक में बड़ा मूव आता है, अगले वीक में अटक जाते हैं और फिर नीचे से स्ट्रेंथ अक्यूमुलेट करता है। तो दो चीजें, स्ट्रक्चर तो थोड़ा वीक है, बट ऑलरेडी 1850 से लेके 1650 तक करेक्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा और ही डिप आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। मेरे हिसाब से 1600 तक का डिक्लाइन बनना चाहिए 1690 के ट्रेलिंग हर्डल के साथ में। ठीक है, पीबी फिनटेक पर भी ये व्यू। कंजम्पशन वाले शेयरों में हमने देखा कि थोड़ी सेलेक्टिव बाइंग हुई थी। आईटीसी में भी थोड़ी स्ट्रेंथ हम आते हुए देख रहे थे। आज शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा आईटीसी। 437 का भाव आपको देखिएगा, आधे % के आसपास की तेजी है। आईटीसी के लिए बाइंग जोन क्या होगी चंदन जी? अगर किसी को नया यहां से इनिशिएट करना हो ट्रेड, आपके हिसाब से कहां एंट्री करें? बिल्कुल आईटीसी की बात करना चाहूंगा, बट उससे पहले आपने जो डीएलएफ के बारे में सवाल पूछा था वो काफी रिमार्केबल था, और आई एम श्योर ये पोजिशनल व्यू है वो दर्शकों के काम आएगा। आईटीसी की बात करते तो आईटीसी में देखिए लो बीटा काउंटर रहा है, बट स्ट्रेंथ बनी हुई है। पिछले लगभग 22 दिनों से एक बड़े दायरे में कामकाज कर रहा है, यानी कि नीचे में 420 और ऊपर में 440। ये दायरा पिछले 20-22 दिनों से काम कर रहा है। ऑलरेडी लोअर बैंड का सपोर्ट लिया, हल्का सा फॉलोअप चाहिए। मेरे हिसाब से 440 होल्ड कर जाता है तो एक नया ब्रेकआउट बनेगा, जिसको 460 की तरफ लेके जाएगा। तो दो चीज है, या तो डिक्लाइन आता है तो 420 के सपोर्ट से ले, और या फिर ब्रेकआउट होल्ड करता है तो 440 के ऊपर लीजिए। ठीक है, 440 के ऊपर लेना है आईटीसी के शेयर को। एक और शेयर बहुत तेज रफ्तार से चला और फिर उतनी ही तेज रफ्तार से नीचे आया, ब्लू स्टार। चंदन जी, आपके रडार पर यह शेयर रहा होगा। कल तो हमने कल इसमें तेजी हमने देखी 2-2.5-3% के आसपास की। क्या आपको लगता है कि जो कमजोरी का दौर था वो पूरा हो गया है, या फिर अभी खतरा टला नहीं है, आज फिर से 1% कमजोर है ये? देखिए, ब्लू स्टार की हम यदि बात करते हैं तो
कंपैरेटिवली ऊपर के लेवल पे काउंटर टिक नहीं पा रहा है। पिछले लगभग 4-5 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 3 वीक से नैरो रेंज फॉर्मेशन बन रहा है, तो अभी तो क्लियर ट्रेंड है नहीं। 1540 सपोर्ट का तौर पे ध्यान रखें, 1650 हर्डल के तौर पे ध्यान रखें। ये दायरा निकलेगा तभी यहाँ पे मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेट हो तो और अच्छा रहेगा काउंटर के लिए। ठीक है, 2400 वाला से शेयर 1600 का, 800 रुपए का डीप कट हम बातचीत कर भी रहे थे और ये शेयर रेकमेंड भी हुआ जब गर्मियों की शुरुआत हुई थी। अब से करीब हम 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मार्च के मिड मार्च में, और वहां से देखिए 2 महीने बीते और फिर से सारे के सारे जो तेजी थी रिवर्स होके उसी स्तर पर आ गया अब ब्लू स्टार का शेयर। ठीक है, चलिए बाजार में आज फिर से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाला ही फेज निफ्टी में दिख रहा है। 55 अंकों के आसपास की कमजोरी, ये तीसरा सत्र होगा वीकनेस का। गनीमत इतनी है कि हाँ 24,900 के आसपास एक कोशिश भर हो रही है, अगर टिक गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर चर्चा करेंगे आगे क्या होता है। निफ्टी बैंक में 250 अंकों के आसपास ही कमजोरी, 55,000 के लेवल को अभी तो होल्ड करके रखने में कामयाब रहा है। आईटी और मेटल का आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, अदरवाइज टेक्सचर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का है। और जो मजबूत दो धड़े थे डिफेंस और रेलवे, आज उनमें भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी वीकनेस के साइंस दिख रहे हैं। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने फटाफट इतने सारे स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों से साझा की, अपने बेहतरीन ट्रेडिंग के कॉल्स भी बताएं। थैंक यू सो मच सर, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। चलिए 10 बज गए हैं और